हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रीकैप करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सीजन 3 की दहशत खत्म हुई थी। जंगल की उसी सुनसान खामोशी में जिम अपनी बेटी जूली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके सामने अचानक वही रहस्यमय येलो सूट मैन आ खड़ा है। इससे पहले जिम एक भी लफ्ज बोल पाए, वो शैतान बड़ी बेरहमी से जिम का गला चीर देता है। लेकिन यह एक अजीब मंजर हम देख पाते हैं कि जूली वही पास में खड़ी सब कुछ देख रही है। फिर कुछ सेकंड बाद हम रियलाइज कर पाते हैं कि ये वो जूली नहीं जिसे हम सभी जानते हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और टाइमलाइन की लूप से आई होगी, या शायद पहले भी वो यहाँ रह चुकी होगी, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन फिलहाल हमारे पास नहीं। और वही येलो सूट मैन जूली की तरफ देखता है और उससे एक सवाल करता है कि तुम यहाँ कब से आई हो, जिससे हम ये कैलकुलेशन लगा पाते हैं कि शायद जूली के पास चैप्टर्स यानी कि हर वक्त में जंप करने की ताकत है, कि वो अलग अलग चैप्टर्स में जंप कर ये नोटिस या फिर ये जानकारी ले सकती है कि उस समय उस चैप्टर में क्या हुआ है। लेकिन वहीं पर वो येलो सूट मैन उसे जवाब देता है, वो भी काफी चिढ़ते हुए, कि ये कोशिश उसकी बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि वो कहानी एक बार सुनाई जा चुकी है और उसे बदला नहीं जा सकता। जूली कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में वैनिश हो जाती है। येलो सूट मैन खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो मरते हुए जिम की तरफ मुड़ता है और बड़े ही सुकून से कहता है कि उसे दुख है कि जिम अगला चैप्टर नहीं देख पाएगा, क्योंकि अगला हिस्सा उसका सबसे पसंदीदा है। और वही दूसरी तरफ टनल्स और सेलार में हालत और खौफनाक हो चुकी है। फातिमा बुरी तरह से कांप रही है। वो एलिस और कैनी को बताती है कि उसने एक विजन देखा है जहाँ इन मॉन्स्टर्स ने किसी एक नाम की शक्ति से सौदा किया है। वो लोग कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ही मासूम बच्चों की बलि दी है। फातिमा जैसे जैसे विजन को याद करती है, वो बातें उसके दिमाग से निकलने लगती है। कैनी बॉयड को ढूंढने टनल में जाता है और वहाँ जो देखता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। स्माइली, वो मॉन्स्टर जिसे बॉयड ने मारा था और कैनी ने खुद जलाया था, और वो उसके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा है, जिसने नए कपड़े पहने हुए हैं। और वो कैनी को देखकर वही शैतानी मुस्कान देता है। बॉयड कैनी को खींचकर बाहर ले जाता है और उसे वो कड़वा सच बताता है कि फातिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो और कोई नहीं, बल्कि वो वही मॉन्स्टर है जिसे उसने अभी सेलार में देखा। वो मॉन्स्टर फिर से पैदा हो चुका है। जो बात बॉयड ने सिर्फ खुद तक नहीं बल्कि फातिमा और बाकी सभी को भी बताई है, जो सुनकर सभी लोग तो हैरान ही है, लेकिन फातिमा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, क्योंकि उसने उनमें से एक चीज को जन्म दिया है जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और वो इन सारी चीजों का ब्लेम उन लोगों पर डालती है, क्योंकि उसने बार बार उन सभी से यही कहा था कि उसके अंदर कुछ है, जिस कारण उन लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया और आज ये नौबत आ चुकी है। इसी बीच कॉलोनी हाउस में ड्रामा चल रहा है। सैरा ने एल्जीन की आंख निकाल दी थी ताकि वो फातिमा का पता निकलवा सके। वो वहाँ खून से लथपथ कपड़ों में बैठा हुआ है, पर जब उसे लगता है कि बाकी लोग वापस आ रहे हैं, तो वो वहाँ से भागने का फैसला करती है ताकि लोग उसे जान से ना मार दिए। क्रिस्टी जब एल्जीन का जख्म देखती है तो वो दंग रह जाती है। एल्जीन के नकल्स टूटे हुए हैं और आग की हालत बहुत बुरी है। एल्जीन क्रिस्टी से पूछता है कि क्या वो बुरा इंसान है, पर क्रिस्टी सिर्फ उसके जख्म भरने पर ध्यान देती है, क्योंकि इस शहर में अब सच और झूठ के बीच का फर्क खत्म हो चुका है। शेरिफ ऑफिस में बॉयड अब पूरी तरह टूट गया है। वो लड़ने के बजाय गोलियां इकट्ठा कर रहा होता है। कैनी के पूछने पर वो अपना भयानक प्लान बनाता है। बॉयड कहता है कि इन मॉन्स्टर को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए बेहतर है कि शहर के सारे लोग खुद को गोलियां मार लें। वो नहीं चाहता कि मॉन्स्टर किसी और को तड़पा तड़पा कर खत्म कर दे। कैनी को अपनी माँ की मौत याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि बॉयड की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। तभी ही शहर में एक तेज रफ्तार कार क्रैश होती है, जो सीधा शेरिफ ऑफिस में घुस जाती है। इसमें पास्टर और उनकी
उनकी बेटी सोफिया होती है। तेबिता अपनी जान पर खेलकर सोफिया को कार से निकालती है और इस दौरान वो एक होली बाइबल का इस्तेमाल करती है ताकि लोहे के टुकड़े सोफिया के गले तक ना पहुँचे। पास्टर को सीजर यानी कि दौरा पड़ा था जिसकी वजह से कार क्रैश हो गई। तेबिता जब घर जाती है तो जेड उसे कहता है उन्हें सबको बताना चाहिए कि वो दोनों सोलमेट्स है। पिछले जन्म में वो लोग मिरांडा और क्रिस्टोफर थे, पर तेबिता उसे मना कर देती है। जब जूली और ईथन अपने पिता जिम के बारे में पूछते हैं तो तेबिता का रवैया बहुत ठंडा होता है, मानो जैसे उसे जिम की फिक्र ना हो। तभी ही उनके घर में अचानक सामान हवा में उड़ने लगते हैं, मानो जैसे एक पोल्टरगाइस्ट उन्हें हॉन्ट कर रहा हो। और इस एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका आखिर में खुलता है। क्लिनिक में कैनी अकेला होता है सोफिया के साथ। सोफिया बहुत मासूम है लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ दिखावा, और कैनी से वो कहती है कि वो उसके साथ प्रेयर करे क्योंकि गॉड हर जगह है। कैनी बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और जैसे ही वो प्रेयर करती है तो कैनी सो जाता है और सोफिया अचानक उठती है और सीधा पास्टर के पास पहुंचती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोफिया नहीं, एक्चुअली वही येलो सूट मैन है जिसने अपना भेस बदला है। और उसके बाद उसकी मुलाकात पास्टर से हुई जिसने उसे बेवकूफ बनाया ये कहते हुए कि वो रास्ता भूल गई है और उसी कारण पास्टर ने उसे लिफ्ट दी थी। लेकिन फिर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोफिया ने पास्टर की गाड़ी को दीवार से टकरा दिया और यही कहकर वो पास्टर को भी मार देती है, सेम जिम की तरह ये बताते हुए कि उसका आगे वाला पार्ट काफी अमेजिंग होने वाला है। और एपिसोड खत्म होता है इसी खौफनाक मोड़ पर कि अब दुश्मन उनके घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और किसी को खबर तक नहीं। जिम मारा जा चुका है, स्माइली वापस आ गया है और बॉयड मौत का रास्ता ढूंढ रहा है जिसे सभी लोगों ने समझाने की भी कोशिश की है और खासकर उसके बेटे ने। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि बॉयड सच में पूरी तरह टूट चुका है। और एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कैनी के उठने से। वो देखता है कि सोफिया इन्फर्मरी से बाहर निकलकर खड़ी हुई है और अपने फादर के लिए मौन कर रही है। कैनी तुरंत उसके पास जाकर उसे अंदर ले आता है और गुस्से में बोलता है कि उसने उसे रात के वक्त बाहर जाने से मना किया था। मेरीन ये सारी चीजें सुन लेती है और पास्टर के बेड पर चेक करने जाती है और हाँ, सोफी सही बोल रही थी, पास्टर अब नहीं बचे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सोफिया येलो मैन के पास एक पावर ये है कि वो खुद को दूसरों के हुलिये में ढाल सकता है, यानी कि शेप शिफ्टिंग। लेकिन अब वो सिर्फ चेस्ट टच करके किसी को मार भी सकता है और जगा भी। अब तक शो में डेथ ब्रूटल मॉलिंग से हो रही थी जो हॉरिफाइंग थी लेकिन क्लियर थी। लेकिन सोफिया का तरीका पेनलेस है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि डेथ का कॉज क्या है। अब सवाल ये है कि सोफी रात के वक्त बाहर क्यों आई थी? क्या वो कैनी को लड़ करके क्रिएचर से मरवाना चाहती थी, जो शायद हो भी सकता है क्योंकि अगर वो चाहती तो खुद टच करके उसे खत्म भी कर सकती थी। हो सकता है वो सस्पिशियस अवॉइड करना चाहती हो। पर फिर क्वेश्चन, अगर उसका गोल कियोस है तो फिर स्लो गेम क्यों? आंसर सिंपल है, सोफी एक स्टोरी टेलर है, उसे स्लो बर्न पसंद है। वो कियोस को एपिसोडिक तरीके से अनफोल्ड करना चाहती है और वही बॉयड एल्जीन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे रोक देता है। बॉयड क्लियरली उसे कहता है जो कुछ भी फातिमा के साथ हुआ वो किसी को ना बताए। अगर लोगों को पता चल गया कि एक डेड क्रिएचर को फातिमा ने एक बेबी के रूप में जन्मा है और वो वापस आ गया है, वो भी एक क्रीपी कीमोने वाली औरत के थ्रू से, तो सबका मेंटल स्टेट वो लोग संभाल नहीं पाएंगे। बॉयड एल्जिन को बोलता है कि इंजरीज के बारे में एक सिंपल झूठ बोल देना। एल्जिन पूछता है कि अगर वो सच बताना चाहे तो बॉयड सीधा उसे थ्रेटन करता है। वो चिली की डेथ का ब्लेम एल्जिन पर डाल देगा और उसे आइसोलेट करवा देगा, जिस कारण एल्जिन मान जाता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि सच कभी न कभी बाहर जरूर आएगा। बॉयड उसे वार्न करता है अगर लोगों को पता चल गया कि स्माइली का रिजरेक्शन में एल्जिन का हाथ है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और कॉलोनी हाउस से निकलते वक्त बॉय एक ब्लड ड्रिपिंग बैग देखता है जो मॉर्टल साइन पे लटका हुआ है। तभी तेबिता की नजर उस बैग पर पड़ती है और उसे लगता है कि उसके अंदर जिम की बॉडी है। वो जूली को बोलती है कि ईथन को लेकर वो दूर चली जाए। बॉयड और जेड जब बैग नीचे उतारते हैं तो अंदर गोट की डेड बॉडी होती
है। तभी ही जूली की स्क्रीम सभी लोगों को बान के पास जमा कर देती है। वहाँ जिम की बॉडी लटकी हुई होती है, अंदर से पूरी तरह हॉलो की हुई, और वॉल पर लिखा होता है नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। ये क्लियरली एक साइकोलॉजिकल अटैक है। क्रिएचर ने होप दिया है फिर तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मूव इतना कैलकुलेटिव है कि लगता है सोफिया का काम हो सकता है, जो देख ईथन ब्रेक डाउन करता है और तेबिता पर ब्लेम डाल देता है। बॉयड और जेड जिम की बॉडी को चर्च ले जाते हैं। जेड बॉयड को अपनी थ्योरी बताता है। सब लोग एक रीइंकार्नेशन टाइम लूप में फंसे हुए हैं। हर साइकिल में सेम स्टोरी रिपीट होती है, बट फेसेस चेंज हो जाते हैं। जेड के हिसाब से जिम को इसीलिए मारा गया है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी समझ ली थी। सरप्राइजिंगली बॉयड इस बात से अग्री करता है, लेकिन वो कहता है कि इसके आंसर्स ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए। और वही जूली रेंडल के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है कि वो उसके साथ आर्च के थ्रू स्टोरी वॉकिंग के लिए चले। वो ट्रांस में जाकर पास में एक मोमेंट देखती है जब वो लोग आरवी में आए थे और क्रिएचर उनका पीछा कर रहा था। वो जिम को वॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रिएचर उसे पकड़ लेती है और ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाली होती है कि रैंडल उसे जगा लेता है। ये अनक्लियर है कि वो एग्जैक्टली वही मोमेंट में क्यों देखती है। शायद रैंडल की प्रेजेंस उसके पाथ को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। और वही जेड तेबिता के पास जाकर फिर अपनी थियरी पुश करता है। तेबिता ग्रीफ में होती है और उसे इग्नोर करने को बोलती है। जेड इंसिस्ट करता है। तेबिता गुस्से में बोल देती है कि काश जेड ही मर गया होता। क्लियरली जेड का टाइमिंग बहुत गलत था। और यही सारी सिचुएशन चल ही रही थी कि उसी बीच एकोस्टा एम्बुलेंस चुरा के एस्केप करने की कोशिश करती है। क्रिस्टी उसके साथ जाती है उसे काम डाउन करने के लिए। बॉयड और बाकी लोग स्पाइक स्ट्राइप यूज करके एम्बुलेंस रोक देते हैं। बॉयड अकोस्टा को अरेस्ट कर लेता है, शायद उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। फिर हम तेबिता को देख पाते हैं कि वो जिम की डेड बॉडी के पास जाकर उससे माफी मांग रही है और काफी इमोशनल सीन होता है। और जैसे ही वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि ईथन मिसिंग है। और वही कैनी को भी अब जिम की डेथ के बारे में पता चला है, जिस कारण वो सारा के साथ सोफिया को छोड़कर चले जाता है ताकि वो उसे डाइनर में स्पेक्स के लिए ले जाए। वहाँ जाकर हम देख पाते हैं कि सोफिया का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखी हुई चीजों को लेकर काफी ही अलग है। उसे लगता है कि यहाँ रखी हुई चीजें उन लोगों की है जो यहाँ कभी रह चुके हैं, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि वो लोग कौन थे। जो सुनकर सारा भी हैरान है, लेकिन फिर वो जिम की सिचुएशन के बारे में पूछती है जो यहाँ अक्सर आजकल हो रहा है। जो ऑनेस्ट जवाब सारा उसे देती है और फिर उसे कुछ खिलाने के लिए ले जाती है। और वही हम ईथन को देख पाते हैं जो आरवी के पास जाता है और वहाँ उसे जिम दिखता है, वो भी एकदम रियल। जहाँ जिम उसे बोलता है कि फैमिली का ख्याल रखना और एक काम करना, लेक ऑफ टीयर्स उसे ढूंढना होगा। जैसे ही तेबिता आती है जिम वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब सवाल ये है कि लेक ऑफ टीयर्स क्या है। मोस्ट लाइकली ये एक पोर्टल हो सकता है मोर्टल वर्ल्ड और इस टाउनशिप के बीच में। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है कि लेक एक ट्रेवल पाथ होता है। ईथन का कनेक्शन इस जगह से हो सकता है क्योंकि उसने पहले ड्रीम में ये देखा था। हो सकता है वो विक्टोरिया का रीइंकार्नेशन हो और वो येलो सूट मैन शायद इस सिस्टम का गेट कीपर हो सकता है, जैसे शेरॉन या हेरिस। अगर लेक ऑफ टीयर्स मिल गया तो शायद एस्केप पॉसिबल हो, लेकिन सोफिया जैसी एंटिटीज के होते हुए ये इजी नहीं होगा। फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 मैरिली वी गो बिल्कुल इसी फीलिंग के साथ स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं कि टाउन के सभी लोग डबल फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिम की डेथ अभी भी सबके लिए फ्रेश है और उसके साथ एक और आदमी का फ्यूनरल किया जा रहा है जिसे हम सभी सोफिया के फादर समझ रहे हैं। पर हम सभी इस बात से काफी वाकिफ हैं कि न वो फादर सोफिया का फादर है और न सोफिया एक्चुअल में सोफिया। और फ्यूनरल में सभी लोग चुप होते हैं, हेवी साइलेंस है, सब अपने ग्रीफ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि तेबिता काफी हिम्मत जुटाकर अपने बच्चों को साथ ले आई है, जहाँ ईथन ने ब्लेजर पहना है ये सोचकर और ये कहते हुए कि उसके फादर कहा करते थे कि मेंस को फ्यूनरल में कोट पहन कर जाना चाहिए। और जब वो लोग फाइनली एंटर करते हैं तो हम देख पाते हैं कि बॉयड आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश करता है। वो टिपिकली लीडर जैसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहता है, लेकिन उसकी भी आवाज में हम थकान और टूटना क्लियरली महसूस कर सकते हैं। पर तभी ही बिना किसी वार्निंग के आसमान से बड़ा झुंड क्रोस का आता है, जिसे देख सभी लोग हैरान है क्योंकि फ्यूनरल में ये चीज नॉर्मल नहीं है। ये बर्ड्स बस ऊपर घूम नहीं रहे, ये एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे
रही है, जैसे किसी चीज पर वो सभी खुश हो रहे हो। जो चीज हमें क्लियरली तब पता चलती है डायनर में जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तो वही हम देख पाते हैं कि केनी सोफिया से बातचीत कर रहा है उसे शिफ्ट करने के लिए, और सोफिया डिसाइड करती है कि उसे किसके साथ रहना है, और उसने सोचा है कि ना वो कॉलोनी हाउस में रहेगी और ना सिंगल हाउस में, बल्कि वो सैरा के साथ रहेगी। जो सुनकर केनी हैरान है और उसे पूछता है कि क्यों, जिसके जवाब में वो कहती है कि उसने लोगों से अफवाह सुनी है सारा के बारे में, लेकिन उसे दिल से पता है कि सारा वैसी नहीं है, और उसके अंदर के अच्छेपन को उसने नोटिस किया है, जिस वजह से वो ये चाहती है। लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि बॉयड उसे बातचीत के लिए बुला लेता है, और वहीं पर पास में बैठी जूली सोफिया के पास उसका हाल पूछने के लिए पहुंचती है, लेकिन सोफिया उसे कुछ ऐसी बात कह देती है जिससे जूली काफी चिढ़ जाती है और कहती है कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है उनकी फादर की डेथ में, जिस वजह से बॉयड उन्हें शांत करता है, और हम देख पाते हैं कि जूली अपनी मॉम के साथ वहाँ से निकल जाती है। और फिर उन दोनों की बातचीत से हमें समझ आता है कि सैरा ने उसे ये कहा है कि फ्यूनरल के दौरान जो क्रो आसपास मंडरा रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मौन नहीं बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये एक लाइन जो पूरे एपिसोड का टोन प्रॉपर्ली सेट कर देती है। ये बर्ड का मौन नहीं करना, ये सेलिब्रेट करना है, मतलब किसी के लिए ये डेथ एक जीत है। और उसी मोमेंट पर हमें समझ आता है कि फ्रॉम वेले में ग्रीफ किसी और के लिए एंटरटेनमेंट बन चुका है, और इसी कियोस्क के बीच एक और चीज क्वाइटली अनफोल्ड होती है, एक ऐसी चीज जो शायद सबसे ज्यादा डेंजरस है। विक्टर जो ऑलरेडी अपनी पुरानी मेमोरीज और ट्रॉमा के साथ स्ट्रगल कर रहा है, सडनली वो ये चीज नोटिस करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ईथन के पास जाता है, उससे बातचीत करता है ताकि वो थोड़ा शांत हो। साथ ही उसे वो अपने साथ कॉलोनी हाउस ले आता है ताकि ईथन को थोड़ा हल्का लगे, लेकिन हम देख पाते हैं कि ईथन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ ये कहते हुए कि उसे वहाँ से जाना है, जिस वजह से विक्टर उसे फोर्स करता है। साथ ही ये भी कहता है कि उन दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं, जिसके जवाब में ईथन उसे कहता है कि वो उसे बताएगा, लेकिन एक शर्त पर। जो शर्त ये है कि उसे ये जानना है कि टाउन में लेक्स कहाँ पर है। जो सुनकर विक्टर उसे अपने साथ ले जाने को तैयार तो है, लेकिन उसके पीछे वजह जानना चाहता है, और हम देख पाते हैं कि ईथन उसे बताता है कि उसके फादर के गोस्ट ने उसे ये बताया है कि उसे द लेक ऑफ टीयर को ढूंढना है, उसी ड्रीम के बारे में जिसे ईथन ने इस टाउन में आने के दौरान देखा था, और वो शायद उन सभी का यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका हो सकता है। जो सुनकर विक्टर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, पर उन लोगों को लेक तो नहीं मिलता, लेकिन जरूर विक्टर की नजर मैन इन येलो जैकेट की बस एक जैकेट पर पड़ती है, लेकिन विक्टर के लिए वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो एक नाइटमेयर का प्रूफ है। उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो कोलैप्स करता है, नीज को हक करके बैठ जाता है, और फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसे देख हम ये क्लियरली कह सकते हैं ये सिर्फ डर नहीं है, ये सालों का दबा हुआ डर है जो एक ही सेकंड में बाहर आ रहा है। यानी कि सालों तक शायद विक्टर खुद को कन्विंस कर रहा था कि ये सब कुछ उसके दिमाग का खेल है, लेकिन अब उसे पता चल गया है वो चीज रियल है, और सिर्फ रियल नहीं बल्कि उसे यकीन है। और सबसे खतरनाक बात, वो सोफिया के रूप में अब टाउन में घुस चुका है, यानी कि अब कोई भी येलो सूट मैन हो सकता है। और इस सब के पैरेलल जूली अपनी तरफ से आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसे अब समझ आ गया है कि वो एक स्टोरी वॉकर है, लेकिन बिना कंट्रोल की ये पावर यूजलेस है। साथ ही उसे याद आता है कि ईथन ने ये कॉन्सेप्ट उसके बुक में सीखा था, तो शायद उन बुक्स में कुछ उसे क्लूज मिल सके, लेकिन वो बुक्स एक डेंजरस जगह पर है, एक र्यून हाउस के नीचे, जहाँ जाना मतलब अपनी जान को रिस्क में डालना है। और यहाँ एंटर होता है रैंडाल, और हम देखते हैं कि रैंडाल के पास कोई फ्लैशी डायलॉग्स नहीं, कोई हीरोइक अनाउंसमेंट नहीं, वो बस क्वाइटली डिसीजन लेता है और कहता है कि वो जाएगा। जूलिया क्लियरली डर रही है, उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन रैंडल उसे बार बार रीअश्योर करता है, और फिर वो खुद उन लोगों के टूटे हुए घर के अंदर चला जाता है। अंदर का सीन प्योर हॉरर मूवी जैसा है, टूटा हुआ स्ट्रक्चर, हर जगह डेब्रिस, एक डेड बॉडी और फिर एक रैट जो उस डेड बॉडी के मुंह से निकलता है। एक सेकंड के लिए लगता है कि ये सब कुछ उसे रोक देगा, लेकिन नहीं। हर बार जब कुछ गिरने वाला होता है, जब कुछ आवाज आती है, रैंडल रुक जाता है, लेकिन फिर जूली की आवाज लगाने पर वो उसे हर बार यही जवाब देता है कि वो ठीक है, चाहे वो खुद को भी कन्विंस कर रहा है। और फाइनली वो बुक लेकर वापस आता है। ये कोई ग्रैंड विक्ट्री नहीं, लेकिन इस जगह में ये छोटी सी जीत भी
बहुत मायने रखती है। इसी वक्त तेबिता कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल स्ट्रॉम में है और उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी नहीं है, उसके पास लाइफ्स है, फेल्ड अटेम्प्ट्स है, एक साइकिल है जिसमें वो फंसी हुई है और जिम की ब्रूटल डेथ ने उसे और भी तोड़ दिया है। वो डिसाइड करती है कि वो लाइट हाउस को वापस ढूंढेगी, उसी बॉटल 3 के थ्रू शायद इस बार वो कुछ अलग कर सके, शायद इस बार वो सब कुछ ठीक कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये सब क्वाइटली करना चाहती है, अपने बच्चों को बिना बताए, उन्हें फिर से अकेला छोड़कर। और जब वो स्नीक आउट करने की कोशिश करती है, कॉलोनी हाउस से निकलते हुए उसे हेनरी देख लेता है और वो उसके साथ जाने की जिद करता है और हम देख पाते हैं कि हेनरी का रिएक्शन तुरंत गुस्से वाला है। वो पहले समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही तबीता कन्फेस करती है कि वो ट्री में जाना चाहती है, हेनरी का पेशेंस ब्रेक हो जाता है, उसका वॉइस शेक करने लगता है, उसकी आंखों में हम डर देख पाते हैं और सीधा उसके सामने वो आ खड़ा होता है। अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और जब वो चिल्लाती है नॉट इफ यू आर डेड, वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये डेस्परेट लीड है। वो तबीता को बचाने की कोशिश कर रहा है इवन फ्रॉम हरसेल्फ। जब दोनों फाइनली ट्री के पास पहुंचते हैं, तबीता ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है जंप लेने के लिए, तभी ही हेनरी उसे रोक देता है इन सारी चीजों की मदद से और साथ ही तबीता उसे बताती है कि बच्चों का ध्यान डोना रख देगी क्योंकि उसने डोना के लिए लेटर छोड़ा है। लेकिन उसी दौरान हम बॉय इन व्हाइट को अपीयर होता हुआ देखते हैं और उसकी बातें और भी कंफ्यूजिंग है। वो कहता है कि शायद अब ये ट्री उसे लाइट हाउस तक नहीं ले जा पाए। वो कहता है कि तबीता क्लोज है लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। ये कोई क्लियर आंसर नहीं देता, बस एक और लेयर मिस्ट्री ऐड कर देता है और तबीता जो ऑलरेडी एज पर है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और तभी उन्हें ईथन की आवाज आती है जो विक्टर को आवाज लगा रहा है, जिस कारण वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और हेनरी नोटिस कर पाता है कि विक्टर को उसकी जरूरत है और उसे शांत करता है। वापस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड अपने ही मैडनेस में फंसा हुआ है। वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मेमोरीज अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन उसे तोड़ रहा है, लेकिन बीच में एक छोटी सी डिस्कवरी होती है, मशरूम्स। शायद ये हेलुसिनेशन या मेमोरी अनलॉक का की हो सकता है, शायद नहीं, लेकिन जेड के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और फिर ईथन जो शायद सबसे इनोसेंट है, सबसे ज्यादा सच के करीब भी, वो जेड को बताता है लेक ऑफ टीयर्स के बारे में, एक मैजिकल जगह जो लोगों को हील कर सकती है। और फिर वो लाइन जो सीधा दिल तोड़ देती है, मे बी उसकी मदद से वो अपने डैड को वापस ला सके। ये सिर्फ एक बच्चे की होप नहीं है, ये वो डेस्परेशन है जो इस जगह सबको स्लोली कंज्यूम कर रही है। लेकिन इस सब के बीच फातिमा अपनी इंटरनल बैटल लड़ रही है। वो स्ट्रॉन्ग दिखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन है। जब वो एलिस के सामने एक्सेप्ट करती है कि वो ठीक नहीं है, वो एक रेयर ऑनेस्ट मूवमेंट है। इस हॉरर वर्ल्ड में भी ये ह्यूमन कनेक्शन ही है जो लोगों को जिंदा रखता है, जिस कारण एलिस उसे अपने साथ रेज रिमूव करने के लिए ले जाता है, जिससे उसे काफी हल्का महसूस होता है। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि वो एल्जीन के साथ मिलकर कुछ कर रही है, क्योंकि उसके कमरे में काफी डर्ट पड़ी है, यानी कि मिट्टी। और वही बात करें बॉयड की, तो हम देख पाते हैं कि बॉयड जैसे धीरे धीरे अपनी उम्मीद खो चुका है, तो वही उसे एकोस्टा जिसे उसने कैद कर रखा है, वो उसे एक रूम में ले जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ लोगों की बिलोंगिंग्स रखी है और उसे कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है जो उन्हें किसी जरिए तक ले जाए और साथ ही यहाँ से निकलने में हेल्प करे। एकोस्टा उसे क्लियरली पूछती है कि वो ये सारी चीजें उसे क्यों करने के लिए कह रहा है, जिसका जवाब बॉयड उसे क्लियरली देता है कि उसके लिए कोस्टा ट्रेन हुई है, साथ ही वो एक कॉप है, उसका फर्ज बनता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उसमें एक ऐसे इंसान को देखता है जो आज इस दुनिया में नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर आता है इस एपिसोड का फाइनल मोमेंट, जो एपिसोड को एक और लेवल पर ले जाता है। बॉयड जो हमेशा स्ट्रॉन्ग लीडर रहा है, एबी की ग्रेव के पास खड़ा है, बैठकर उससे बातचीत कर रहा है। जो मोमेंट डेफिनेटली वो वल्नरेबल है, लॉस्ट है, और अचानक मिट्टी के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसे नीचे खींचने लगता है। बॉयड पैनिक करने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है और सीन वहीं पे कट हो जाता है और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता है, ये जगह सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं भरी, ये जगह खुद एक मॉन्स्टर है।
और अब जब इविल इंसानों के बीच चल रहा है बिना पहचान के, तो शायद सबसे बड़ा डेंजर अभी शुरू हुआ है। एपिसोड बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछता है, हम जो स्टोरीज खुद को बताते हैं क्या वो हमें बचाती है या बर्बाद करती है। ईथन लेक ऑफ टीयर्स की स्टोरी पे बिलीव करता है, जूली स्टोरी वॉकिंग पे बिलीव करती है, सारा साइन और वॉइस पे बिलीव करती है, जेड सिंबल्स और डेस्टिनी पे बिलीव करता है। और फनी थिंग, इस इम्पॉसिबल से टाउन में कभी कभी इनसेन थियरीज सच भी निकल आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हर इंसान सिर्फ अपनी थियरी पे बिलीव करता है, दूसरों की नहीं। और यही हिपोक्रेसी एपिसोड बार बार हाईलाइट करता है। तबिता खुद रीइंकार्नेशन टाइप मेमोरीज एक्सपीरियंस कर चुकी है, पर फिर भी वो ईथन की लेक ऑफ टीयर्स वाली स्टोरी को बस इमेजिनेशन बोलती है। जूली खुद टाइम वॉकिंग पावर्स यूज करती है, लेकिन ईथन की फैंटेसी बुक्स को वो चाइल्डिश बोलती है। और ये सारी चीजें इंटेंशनली दिखाया गया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हम अपने मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं और दूसरों के मिरेकल्स पर विश्वास नहीं करते। अब एपिसोड का सबसे इमोशनल और डिस्टर्बिंग पार्ट, विक्टर फिर से ट्रीज के स्टेप्स काउंट कर रहा होता है। अगर आपको याद हो, विक्टर पहले भी ये करता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ट्रीज मूव करते हैं और इस टाउन में अगर ट्रीज मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब रियलिटी इटसेल्फ चेंज हो रही है। विक्टर पैनिक में है, वो रिपीटेडली बोलता है एवरीथिंग्स मूविंग टू फास्ट, और ऑनेस्टली वो सिर्फ ट्रीज की बात नहीं कर रहा। टाउन रैपिडली चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहे हैं, रूल्स चेंज हो रहे हैं और मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं। और विक्टर जो डिकेड से सरवाइव कर रहा था, फाइनली कंट्रोल लूज करता हुआ दिख रहा है। और विक्टर के फादर हेनरी उसके पास आते हैं और यह शो एक हॉरिफाइंग सीन को इमोशनल मास्टरपीस बना देता है। हेनरी बस एक नॉर्मल फादर की तरह अपने सन को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम, विक्टर मेंटली अब भी एक ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड है। जब हेनरी कैजुअली मैन इन येलो का मेंशन करता है, विक्टर कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और फिर वो अपनी बड़ी ड्राइंग्स निकालता है, ड्राइंग्स जो इतनी हॉरिफाइंग थी कि विक्टर ने उन्हें जमीन के अंदर दबा दिया था। इमेजिन दैट। इस टाउन में सरवाइव करने के बाद भी विक्टर कुछ मेमोरीज को हैंडल नहीं कर पाया। और फिर आता है एपिसोड का बिगेस्ट रिवील, और विक्टर फाइनली रिवील करता है मैन इन येलो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह कार में टाउन आया था, एग्जैक्टली लाइक एवरीवन एल्स। उसने विक्टर से फ्रेंडशिप की और फिर विक्टर रिवील करता है कि उस क्रिएचर ने बॉटल ट्री के पास उसकी मॉम को खा लिया। ब्रो, दिस चेंज एवरीथिंग, क्योंकि अब ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है द मैन इन येलो इज नॉट जस्ट सम रैंडम मॉन्स्टर। वो इंटेलिजेंट है, मैनिपुलेटिव है और पॉसिबली टाउन का ओल्डेस्ट एंटिटी भी हो सकता है। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, जूली की विजन में मैन इन येलो किसी और लोकेशन पर किल करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन विक्टर की मेमोरी कुछ और बोलती है। तो क्वेश्चन ये है, क्या जूली फ्यूचर अल्टर कर रही है या डिफरेंट टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, या फिर मैन इन येलो ने मल्टीपल मैसेकर किए हैं। अब आते हैं जूली पर। जूली कन्विंस हो चुकी है कि उसकी पावर्स रियल है और ऑनेस्टली दे आर रियल। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टोरी एक्सेस कर सकती है, लेकिन इस एपिसोड में वो एक डेंजरस थियरी बनाती है। उसके अकॉर्डिंग शायद इस टाउन की एनर्जी रियल वर्ल्ड में ड्रीम्स और स्टोरीज के थ्रू लीक होती है। मीनिंग चिल्ड्रंस बुक, मिथ्स और स्टोरीज एक्चुअली इस प्लेस से इंस्पायर्ड हो सकती है। और ऑनेस्टली ये थियरी क्रेजी लगती है, बट फ्रॉम में क्रेजी यूजुअली सच होता है। जूली बिलीव करती है कि ईथन की फैंटेसी बुक्स उसकी पावर्स कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। रैंडल ऑब्वियसली स्केप्टिकल होता है, वो बेसिकली बोलता है दे आर किड्स बुक, लेकिन फिर भी रैंडल उसके साथ है, क्योंकि डीप डाउन वो जूली को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और यहाँ से उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। इस एपिसोड का हिडन इमोशनल कोर था रैंडल। नॉर्मली एग्रेसिव और रूड दिखने वाला रैंडल जूली के अराउंड कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव करता है। उसे क्लियरली जूली की मेंटल स्टेट की टेंशन है, और जब जूली रूम्स में जाने की बात करती है, रैंडल जानता है ये डेंजरस है, लेकिन वो उसके साथ फिर भी जाता है, क्योंकि अगर वो मना कर देगा तो जूली अकेले चली जाएगी, एग्जैक्टली लाइक ईथन। और ये सिचुएशन ठीक तबिता और ईथन की एग्जैक्टली मैच करती है, जो राइटिंग जीनियसली है। और जूली सिंबल क्रिएट करके बुकमार्क बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो स्टोरी के स्पेसिफिक पॉइंट पर जा सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उसके बदले जूली एक हॉरिफाइड विजन देख लेती है।
ब्लड, ग्रे एटमॉस्फेयर और येलो सूट पर फ्रेश रेड स्टेन्स। विजुअली दिस वाज वन ऑफ द स्कैरिएस्ट सीन ऑफ द सीजन, क्योंकि इस बार हॉरर जंप स्कैर नहीं था, प्योर ड्रेड था। और जब जूली वापस आती है वो कम्प्लीटली टेरिफाइड होती है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस नहीं कर सका। वेल, बात करें जेड की तो ऑनेस्टली जेड इस एपिसोड में ऑडियंस की तरह सिर्फ फील होता है। वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि हर इम्पॉसिबल चीज को लोग इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयड येलो सूट को कोइंसिडेंस ट्रीट कर रहा है, जेड लाइक ब्रो हाउ। और फिर जेड मशरूम यूज करने का डेंजरस प्लान बनाता है। दोनों ऑब्वियसली इरिटेटेड हो जाती है। बॉयड, आर यू सीरियस? बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसे वो मशरूम्स नहीं खाने चाहिए जो उन लोगों को उस हॉन्टेड फॉरेस्ट में मिले हैं, जो ऑनेस्टली एक फेयर पॉइंट है। लेकिन जेड डेस्परेट है और साथ ही बॉयड को भी आंसर्स चाहिए, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि टाउन को समझने के लिए नॉर्मल लॉजिक कम पड़ रहा है और मे बी अल्टर्ड कॉन्शियस उन्हें आंसर्स दिलाने में मदद कर सकता है, जिस वजह से बॉयड जेड का साथ दे रहा है। वही बात करें फातिमा की तो हम देख पाते हैं कि उसने काफी सारी डर्ट इकट्ठा कर ली है, जिसकी मदद से वो वही चीज बना रही है जो आप सभी लोग सोच रहे हैं। जी हाँ, वो एक गोल तैयार कर रही है। और जब बॉयड उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और अभी क्यों, वो भी जेड के कहने पर वो उससे ये सवाल करता है तो उसे जवाब मिलता है कि जिस चीज को उसने जन्म दिया है वो चीज अभी भी उससे कनेक्टेड है और वो उसके फियर को एंजॉय करता है, जिस कारण वो उससे कनेक्ट ना रहने के लिए और अपने फियर को हटाने के लिए वो इस चीज को बना रही है, जिससे उसे काम फील होता है। और वहाँ से निकलते वक्त हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं जो बॉयड के साथ होती है, कि उसकी वाइफ के रिंग कॉलोनी हाउस में उसे मिलती है, जिस कारण वो दौड़ते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंचता है, यानी कि अपनी ऑफिस में, जहाँ उसे वो रिंग उसके बॉक्स में मिलती है, जबकि उसने अभी अभी उसे जस्ट पास के टेबल पर रखा था। तो बॉयड के साथ भी चीजें यहाँ थोड़ी सस्पिशियस हो रही है, यानी कि हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि ये जगह अब बॉयड के साथ खेल रही है ताकि वो लोग उसे मेंटली ब्रेक कर सके, क्योंकि टाउन के ऑलमोस्ट सभी लोग उसके बिलीफ पर ही लोगों का बिलीव भी टिका हुआ है। तो ऐसा हम मानकर चल सकते हैं कि टाउन अब बॉयड के पीछे लगा हुआ है कि वो किसी न किसी तरीके से बॉयड का विल पावर खत्म करे, जिस वजह से शायद उन्हें टाउन को हॉन्ट करना और भी इजी हो जाएगा। और वही सैरा का सब प्लॉट क्वाइटली टेरिफाइंग होता जा रहा है। इनिशियली लगता है कि वो वाटर कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन टाइप कुछ कर रही है, लेकिन ट्विस्ट रिवील होता है इट वाज नेवर अबाउट इन्फेक्शन, इट्स ऑल अबाउट ओबीडियंस। मीनिंग टाउन या वॉइस लोगों को टेस्ट करती है कि वो इंसान कितना आगे तक जा सकता है, जो चीज काफी टेरिफाइंग है, क्योंकि मॉन्स्टर से फाइट करना इजी नहीं है, ब्लाइंड फेट से फाइट करना तो इम्पॉसिबल है। साथ ही फ्रॉम विले को लेकर मेरी थियरी ये भी है कि वो इमेजिनेशन और फियर दोनों को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। जो चीजें लोग स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं, टाउन उसे शेप देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए स्टोरीज इम्पोर्टेंट है और साथ ही मिथ्स रिपीटेडली रियलिटी बनते जा रहे हैं। और हो सकता है लेक ऑफ टीयर्स भी रियल हो, स्टोरी वॉकिंग रियल हो, ड्रीम पोर्टल्स और साथ ही मॉन्स्टर का ह्यूमन फॉर्म लेना भी, और एंटायर टाउन एक लिविंग एंटिटी हो। ये प्लेस सिर्फ फिजिकली ट्रैप नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल का एक इकोसिस्टम है। और बड़े एपिसोड के एंड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि तैबिता जो ईथन को लेकर लेक ऑफ टीयर को ढूंढने के लिए निकली हुई है, वो भी डॉना और कुछ लोगों के साथ। तो हम देख पाते हैं कि उन्हें रास्ते में एक बर्ड मिलती है जो जख्मी हो चुकी है, और ईथन के अकॉर्डिंग ये उनके लिए एक सिंबल है, क्योंकि वो जख्मी है और लेक ऑफ टीयर मिलने पर वो लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं इस बर्ड पर, जिस वजह से तैबिता उस जख्मी बर्ड को उन लोगों के साथ ले जाने के लिए अग्री करती है और डॉना भी उनका साथ दे रही है। जिसके बाद जब सभी लोग वेजिटेबल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं तो ठीक उसी लोकेशन पर एक लेक मौजूद है, जिसके वाटर के कुछ ड्रॉप्स लेकर ईथन उस बर्ड पर डालता तो है, लेकिन डॉना के साथ आए हुए कुछ लोग जो सब्जियां इकट्ठा कर रहे थे उनमें से एक शख्स एक काफी बड़ी रस्सी डिस्कवर करता है, जिसे वो जैसे जैसे पुल आउट करता है तो समुद्र के बीच कुछ अजीब सी चीजें बाहर आने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 सिर्फ एक हॉरर एपिसोड नहीं है, ये
पूरे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर का बिगिनिंग लगता है, क्योंकि इस बार मॉन्स्टर सिर्फ रात में अटैक नहीं कर रही, बल्कि इस बार मेमोरीज, हेलुसिनेशन और फियर खुद इंसानों के अगेंस्ट वेपन बन चुके हैं। और सबसे डेंजरस बात, फाइनली लग रहा है कि टाउनशिप की मिस्ट्री का एक्चुअल आंसर किसी के बहुत करीब आ गया है। लास्ट एपिसोड में जूली और रैंडल ने स्टोरी वॉकिंग का रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की थी ताकि वो जिम की डेथ को प्रिवेंट कर सकें, लेकिन वो प्लान कम्प्लीटली फेल हो गया। सोफिया स्लोली सारा और बाकी रेसिडेंट के दिमाग से खेल रही थी। फातिमा एक मिस्टीरियस गोलम बिल्ड कर रही थी बिकॉज शी बिलीव्स वो क्रिएचर्स और येलो सूट मैन से प्रोटेक्शन देगा। विक्टर ने हेनरी को फाइनली बता दिया कि येलो सूट मैन ने मिरांडा को खा लिया था और उस ट्रुथ ने हेनरी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मीनवाइल तबिता और ईथन सेटलमेंट गए थे द लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए, जहां लेक के अंदर से कुछ हॉरिफाइंग चीज सरफेस पर आती है और एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है। और ट्रस्ट में चीजें इस पॉइंट के बाद और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। एपिसोड की ओपनिंग सेटलमेंट के लेक के पास से होती है। डॉना, एलिस, पैटी और रॉजर्स उस स्ट्रेंज मास्क को देख रहे होते हैं जो पानी के अंदर से सरफेस पर आया हुआ है। पैटी को लगता है शायद डेड बॉडीज हैं। रॉजर्स ऑलरेडी पैनिक मोड में है और क्लियरली उसे ये लग रहा है कि उन लोगों ने एक नई कर्स चीज डिस्कवर कर ली है। लेकिन डॉना टिपिकली डॉना स्टाइल में फियर को इग्नोर करती है और सबको ऑर्डर देती है कि उस मास्क को शोर तक खींचो। फनी पार्ट ये है कि रॉजर्स खुद रो को टच भी नहीं करता, वो बस साइड में खड़ा रहता है जैसे उसे लग रहा है कि कोई हेल्प ना करने की वजह से कर्स उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। और ऑनेस्टली लेटर जो उसके साथ होता है उसके बाद ये आयरनी और भी डार्क लगने लगी है। इस वक्त ईथन और तेबिता नियर बाय लॉग कैबिन के पास होते हैं। ईथन उस इंजर्ड बर्ड को लेक का पानी यूज करके हील करने की कोशिश करता है बिकॉज उसे जेन्युइनली लगता है लेक ऑफ टीयर्स में मैजिकल हीलिंग पावर है। पर अनफॉर्चुनेटली वो बर्ड रिवाइव नहीं होगी। मतलब एटलीस्ट एक बात क्लियर हो जाती है, लेक के पास हीलिंग पावर्स तो डेफिनेटली नहीं है। और जब तेबिता और ईथन ग्रुप के पास लौट आते हैं तो रिवील होता है कि जो चीज लेक से निकली थी वो डेड बॉडीज नहीं है बल्कि लाइफ साइज डॉल्स हैं। और ये डॉल्स जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगती है। डॉना एक डॉल के चेस्ट को कट करके चेक करती है कि अंदर कुछ वियर्ड है या नहीं। अंदर सिर्फ वुल और स्टफिंग होती है, लेकिन एक सबटाइटल डिटेल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉल्स बाहर से वेट है लेकिन अंदर का स्टफिंग बिल्कुल ड्राई है। मतलब या तो ये फिजिकली नॉर्मल डॉल्स नहीं है या फिर इनके साथ कुछ सुपरनैचुरल चीजें कनेक्टेड है। डोना उन्हें स्केयरक्रोज बोलती है और अज्यूम करती है कि शायद ये लेक के अंदर किसी चीज को लॉक करके रखने के लिए यूज किया गया है। लेकिन ऑनेस्टली इक्वली पॉसिबल ये भी हो सकता है कि इनका काम ह्यूमंस को लेक के अंदर एक्सप्लोर करने से रोकना हो, जो सच हो। ग्रुप डिसाइड करता है कि डॉल्स को रॉक से फिल करके वापस लेक के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन तेबिता सडनली स्ट्रेंज विजन एक्सपीरियंस करना शुरू करती है। उसे लगता है जैसे वो डॉल्स उसने पहले कहीं देखी है, जैसे वो किसी फॉरगेटन मेमोरीज का हिस्सा हो। डोना नोटिस करती है कि तेबिता मेंटली स्पेस आउट कर रही है और उसे साइड में ले जाकर पूछती है क्या हो रहा है। तेबिता एक्सप्लेन करती है कि उसके दिमाग में फ्रेगमेंट मेमोरीज फ्लैश हो रही है और उनमें ये डॉल्स रिपीटेडली अपीयर हो रही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता इसका मतलब क्या है। रात होने लगी है, सब लोग कैबिन में सेटल होने की कोशिश करते हैं। ईथन डोना को एक स्वीट मोमेंट में बोलता है कि जब भी डोना पास होती है उसे सेफ फील होता है। और ऑनेस्टली इस हॉरर फिल्म एपिसोड में ये स्मॉल इमोशनल मोमेंट काफी इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन फिर सडनली बाहर से एक क्रीपी सायरन सॉन्ग जैसी आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है और यही तेबिता की कंप्लीट मेमोरी फ्लैश होती है। उसे याद आता है कि उसके प्रीवियस इनकार्नेशन के पास बचपन में एग्जैक्टली वैसी ही डॉल्स थी। फिर एक आदमी, प्रोबेबली उसका फादर, उन डॉल्स को लेक में थ्रो कर देता है बिकॉज उनसे उसे नाइटमेयर्स आते थे और इवेंचुअली वो आदमी मर गया। लेकिन उसके बाद डॉल्स लेक से जायंट स्केयरक्रो के फॉर्म में वापस आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस आदमी ने अपने नाइटमेयर्स में देखा था। तभी ही तेबिता इंस्टेंटली रियलाइज करती है कि ये वार्निंग है। वो डोना और एलिस को बोलती है कि
उन्हें कैबिन अबेंडन करके इमीडिएटली वापस टाउन की तरफ जाना होगा। डोना रिमाइंड करती है कि कैबिन पर टेलिस्मैन लगे हुए हैं, लेकिन तेबिता का आंसर टेरिफाइंग है कि वो टेलिस्मैन क्रिएचर्स को रोक नहीं सके। और जैसे ही तेबिता ये शब्द दोहराती है तो वही एक जायंट स्कैरक्रो वॉल तोड़कर कैबिन के अंदर घुस जाता है। प्योर क्योस स्टार्ट हो जाता है। स्कैरक्रो डायरेक्टली रॉजर को अटैक करता है और ब्रूटली उसे खत्म भी कर देता है। और ऑनेस्टली डार्कली फनी पार्ट ये है कि रॉजर पूरे दिन कर्स से बचने की कोशिश करता रहा है और एंड में फर्स्ट विक्टिम वही बन गया। दूसरा स्कैरक्रो पैटी पर अटैक करता है लेकिन एलिस उसे सेव कर लेता है। तीसरा डोना के पास पहुंचता है लेकिन तेबिता somehow instinctively उसे स्टॉप कर देती है और यही एक ह्यूज रिवील होता है। तेबिता बोलती है मुझे याद आ गया इन्हें हर्ट कैसे करना है। मतलब क्लियरली उसके पास इनकार्नेशन में पहले भी इन क्रिएचर का सामना वो कर चुकी है और अब तेबिता स्लोली अपनी प्रीवियस सेल्व्स की मेमोरीज अनलॉक कर रही है। मीनवाइल क्लिनिक साइट पर कंप्लीटली डिफरेंट हॉरर चल रहा है। क्रिस्टी और मेरिलिन सोफिया का ब्रोकन ब्रेस्ट फिक्स करने में लगे हुए हैं। एवरीथिंग नॉर्मल लगता है अंटिल मैरियल एम्बुलेंस में ब्रेस लेने जाती है और सडनली एम्बुलेंस की कैबिनेट से चेन्स निकल उसे कफ कर लेती है और वही उसे ट्रैप कर देती है। साथ ही रेडियो पर हॉरिफाइंग स्क्रीमिंग सुनाई देती है। मैरियल कंप्लीटली पैनिक कर जाती है। जब क्रिस्टी उसे ढूंढती हुई आती है वो बस कॉर्नर में बैठी होती है क्राइंग एंड शेकिंगली। लेकिन जब क्रिस्टी पूछने जाती है तब मैरियल झूठ कह देती है कि कुछ नहीं हुआ है और यही सोफिया क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रही होती है। जूली एंड रैंडल भी नियर बाय आर्ग्यू कर रहे होते हैं बिकॉज स्टोरी वॉकिंग कम्प्लीटली फेल हो गया था। सोफिया क्लियरली उनकी ब्रेकडाउन एंजॉय कर रही होती है और ऑनेस्टली ये शो रिपीटेडली इम्प्लाई कर रहा है कि सोफिया का फेवरेट थिंग है स्लोली लोगों को मेंटली डिस्ट्रॉय करना। लेटर मैरियल को फिर से हेलुसिनेशन होता है। सोफिया बस उसका हाथ टच करती है और इंस्टेंटली मैरियल इमेजिन करने लगती है कि वो चेन्स में बंधी हुई है और अनब्रेकेबली पेन फील कर रही है। क्रिस्टी टेरिफाइड हो जाती है और फिर सोफिया एक हॉरिफाइंग आइडियल प्लान करती है। वो मैरियल को बोलती है कि शायद वो चूजन वन है, शायद गॉड ने उसे सबका पेन फील करने के लिए सेलेक्ट किया है। लेकिन मैरियल का रिस्पॉन्स एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट है। वो क्लियरली बोलती है ये गॉड का काम नहीं लगा। उसके अकॉर्डिंग कोई एंशिएंट एंटिटी है जो उनके सफरिंग से फीड कर रही है और अगर लोग टाउनशिप में मर जाते हैं तो शायद वो कभी ट्रूली यहाँ से नहीं जाते, वो बस एकोज बन जाते हैं जो बाद में दूसरे रेसिडेंट के नाइटमेयर और विजन्स में अपीयर होते हैं। और ऑनेस्टली ये थियरी डिस्टर्बिंगली बिलीवेबल लगी है। कॉलोनी हाउस में मीनवाइल फातिमा अब भी अपने गोलम बिल्ड करने लगी हुई है। कैनी उसके रूम में पहुंच उससे माफी मांगता है बिकॉज उसने फातिमा पर डाउट किया था। कैनी उससे पूछता है स्माइली क्रिएचर के साथ साइकिक कनेक्शन फील कैसे होता है। फातिमा सिंपली कहती है टेरिफाइंग। उसे कॉन्स्टेंटली फील होता है कि स्माइली किसी भी मोमेंट उसके विंडो से बाहर खड़ा मिल सकता है। कैनी ऑनेस्टली नहीं जानता उसे क्या बोलना चाहिए तो बस क्वाइटली सपोर्ट ऑफर करके चला जाता है और फिर वो हेनरी को देखता है जो कि कम्प्लीटली ड्रंक है। विक्टर फाइनली हेनरी को काम करने की कोशिश करता है आफ्टर रिवीलिंग ट्रूथ अबाउट मिरांडा, लेकिन हेनरी ब्रेक डाउन कर जाता है। वो स्क्रीम करता है, लैश आउट करता है और प्रिटेंड करता है कि वो फन कर रहा है जबकि क्लियरली वो इमोशनली शैटर्ड है। और ऑनेस्टली इस एंटायर सीन का इमोशनल कोर कैनी है। कैनी खुद अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्ली गुड बाय नहीं कह पाया था, इसलिए जब वो विक्टर और हेनरी को देखता है उसे पता है कि फैमिली लूज करना क्या फील होता है। इवेंचुअली कैनी हेनरी को रूम में ले जाता है और सुला देता है और विक्टर क्वाइटली एक्सप्लेन करता है कि मिरांडा की डेथ का ट्रुथ ही हेनरी को डिस्ट्रॉय कर गया। लेकिन अब आते हैं एपिसोड के सबसे क्रेजीएस्ट सेक्शन की तरफ जो कि है जेड का, क्योंकि जेड और बॉयड मशरूम यूज कर रहे होते हैं ताकि जेड अपनी पास्ट इनकार्नेशंस की मेमोरीज अनलॉक कर सके। और ऑनेस्टली ये पूरा सीक्वेंस प्योर नाइटमेयर फ्यूल है। जेड स्पाइडर्स देखना स्टार्ट करता है। बॉयड रिपीटेडली उसे रिमाइंड करता है क्या रियल है और क्या नहीं। उनका सेफ वर्ड है कैप्रिकॉर्न। देन जेड सडनली साइंस और सिंबल फॉलो करना स्टार्ट करता है। वो वुड्स में डीप चला जाता है और अपने यंगर सेल्फ को वायलिन प्ले करते हुए देखता है, सेम ट्यून जो उसने अपनी ग्रैंडमदर के कहने पर बजाई थी क्योंकि वो उनका आखिरी समय
आया था और फिर उसे वही नेल आई गाय नजर आता है। वो जेड को एक स्कल देता है फिल्ड विद ब्लड। यंग जेड वार्न करता है ब्लड मरीना, क्योंकि उसके बाद वो मेमोरीज अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी जिससे वो बच नहीं पाएगा। लेकिन बॉयड उसे समझाता है और इंसिस्ट करता है कि वो ब्लड रियल है, सो जेड उसे पी सकता है और उसके बाद प्योर हेल्यूसिनेशन एक्सप्लोड हो जाती है। जेड अपनी मल्टी पास इनकारनेशन को वायलेंटली करता हुआ देखता है और फिर वो हॉरिफाइंगली रियलाइज करता है उनको, यानी कि उन सभी को किसी क्रिएचर्स ने नहीं मारा, उन्हें ह्यूमंस ने मारा है, उनके ओन फ्रेंड्स और नेबर्स ने। यंग जेड क्रिप्टिकली बोलता है मिनोस इन अ शार्क्स नेट, वेल जिसका मीनिंग है टाउनशिप के रेसिडेंट्स इवेंचुअली जेड की इनकारनेशन के अगेंस्ट हो गए थे आफ्टर लर्निंग दैट द चिल्ड्रन वर कॉलिंग टू हिम। और फिर अनदर टेरिफाइंग वार्निंग मिलती है, तबिता का फेट तुमसे भी ज्यादा वर्स्ट होगा और जेड कम्प्लीटली लूज कर देता है। हेलुसिनेशन उसे टनल्स तक ले जाती है, फिर एक ग्रेव तक जिसके अराउंड 7 रॉक्स अरेंज होते हैं। क्रिएचर उसे ग्रेव में पुश कर देते हैं और जब डार्कनेस उसे कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेती है तब उसे एक एनकोई चाइल्ड दिखाई देता है। जेड स्क्रीम करता है और सडनली स्नैप बैक टू रियलिटी। रिवील होता है वो फिजिकली कहीं गया ही नहीं था। जो सारी चीजें उसे बॉयड बताता है और एंटायरली वो ये सारी जर्नी हेलुसिनेट कर रहा था। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जेड कन्विंस्ड है कि उसे फाइनली पता चल गया है कि टाउनशिप से बाहर कैसे निकला जाए और ऑनेस्टली उसे ये भी लगता है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। लेकिन इतना ही नहीं, शायद फर्स्ट टाइम है जब किसी कैरेक्टर को एक्चुअली आंसर मिला हो। लेकिन वार्निंग भी क्लियर है, अगर जेड ने एक भी गलत स्टेप लिया तो उसका फेट भी उसके प्रीवियस इनकारनेशन जैसा होगा। एपिसोड 6 शुरू होता है जेड और बॉयड के आर्ग्यूमेंट के साथ। लास्ट एपिसोड के मशरूम ट्रिप के बाद जेड फुल्ली कन्विंस है कि उसने फाइनली टाउनशिप का रियल सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग अनकोई चिल्ड्रंस की बोन्स ही इसी एंटायर कर्स का सेंटर है। क्रिएचर्स उन बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर वो बोन्स डिस्ट्रॉय हो गए तो शायद टाउनशिप का स्पेल ब्रेक हो जाएगा और एवरीवन कैन फाइनली लीव। लेकिन ऑब्वियसली बॉयड इतनी इजीली बिलीव नहीं करता। उसके लिए प्रॉब्लम सिंपल है, जेड ने ये सब कुछ मशरूम खाने के बाद देखा था और बॉयड ऑलरेडी इनफ हॉरर्स फेस कर चुका है। उसे लगता है कि ब्लाइंडली हेलुसिनेशंस फॉलो करना रेसिडेंट्स को और ज्यादा डेंजर में डाल देगा। जेड हाउएवर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो आर्ग्यू करता है कि बॉयड का कॉन्स्टेंट हेजिटेशन ही रीजन है कि लोग एक एक करके मर रहे हैं। बॉयड इंस्टेंटली चिढ़ जाता है बिकॉज डेफिनेटली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड हम देख रहे हैं कि बॉयड ही वो इंसान है जो लोगों को लिटरली प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जेड भी बैक डाउन नहीं करता। उसके अकॉर्डिंग जो विजन उसे आया है वो काफी क्लोजेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग वो विजन उन्हें कोई ना कोई सिचुएशन तक या सोल्यूशन तक जरूर पहुंचाएगा। जेड फिर बॉयड को कॉलोनी हाउस बेसमेंट में ले जाने के लिए कन्विंस करता है। उसका लॉजिक सिंपल है, अगर विजन रियल था तो वहाँ एक हिडन डोर होना चाहिए और अगर डोर नहीं मिला देन मे बी उसका विजन सिंबॉलिक था। लेकिन बेसमेंट में उन्हें कोई डोर नहीं मिलता। बॉयड इंस्टेंटली रेडी हो जाता है पूरी थियरी डिसमिस करने के लिए। जेड डेस्परेटली मेटाफोर और सिंबोलिज्म की थ्रू एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है बट ऑनेस्टली इवन ही नोज इट साउंड्स वीक। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि बॉयड इवेंचुअली बोल देता है कि मे बी उन्हें कम्प्लीटली गिव अप कर देना चाहिए, यहाँ से निकलने में नहीं लेकिन जेड की इस अप्रोच से। जेड के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। कैनी उसकी फाइट का टेल एंड सुन लेता है और बॉयड को आउटसाइड पोर्च पर ले जाता है। वह दोनों क्वाइटली डिस्कस करते हैं रीइंकार्नेशन, विजन और येलो सूट मैन के बारे में। कैनी विक्टर को ड्राइंग निकाल के देता है येलो सूट मैन का और बोलता है कि उन्हें इस क्रिएचर को ढूंढना होगा, वो भी उससे पहले कि वो किसी और को मिरेंडा की तरह डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन तभी ही एक और हॉरिफाइंग मोमेंट होता है। विक्टर कॉलोनी हाउस के रूफ के एज पर खड़ा होता है। बॉयड और कैनी इंस्टेंटली पैनिक हो जाते हैं और उसके पास भागते हैं। विक्टर एक चाइल्डहुड इंसिडेंट याद करता है जहां एक आदमी सेम स्पॉट से जंप करके मर गया था आफ्टर फेलिंग टू एस्केप द टाउन। फॉर अ सेकेंड जेन्युइनली हमें लगता है कि विक्टर सुसाइडल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो इमोशनली शैटर्ड है उस बात के बाद जब उसने अपने फादर हेनरी को उसकी मॉम मिरेंडा का सच बताया था। बॉयड सॉफ्टली उसे पूछता है कि क्या उसे येलो सूट
सूट मैन के बारे में और कुछ याद है जो उनकी हेल्प कर सके। विक्टर स्लोली रिवील करता है कि येलो सूट मैन टाउन में एग्जैक्टली वैसे ही एंटर हुआ था जैसे बाकी सब एक कार में, और ये डिटेल ह्यूज है। विक्टर स्पेसिफिकली याद करता है कि कार ब्राउन और मैसिव थी। बॉयड इमीडिएटली वंडर करता है क्या वो अबेंडन कार वाली जंक यार्ड में अभी भी होगी, शायद उसके अंदर उन्हें कोई क्लू मिल सके। लेकिन जैसे ही विक्टर को वहां जाने का आइडिया आता है वो पैनिक करने लगता है। येलो सूट मैन का नाम ही उसके लिए नाइटमेयर ट्रिगर बन चुका है। इस कन्वर्सेशन के बीच डॉना अराइव करती है और बॉयड को शेड में बुलाती है। वहाँ तेबिता ऑलरेडी उनका वेट कर रही होती है और फिर फाइनली सेटलमेंट अटैक का फुल रिवील होता है। रॉजर का डेड बॉडी सामने रखा होता है, जॉ रिप्ड अपार्ट, लेकिन उसका माउथ स्टिच शर्ट विद वायर और आंख पर बटन सी की गई है, बिल्कुल उन्हीं स्कैरक्रो डॉल्स की तरह, जो देख वो लोग हैरान हैं। डॉना एक्सप्लेन करती है कैसे लेक की डॉल्स रात को अलाइव हो गई और अटैक कर दिया। गुड न्यूज ये है कि दे कैन किल दोस डॉल, जो उन्हें तेबिता की मदद से पता चला, वो भी सेटलमेंट एंट्रेंस के उन्हीं वुडन टोटम्स की मदद से। लेकिन बैड न्यूज ये भी है टेलिस्मैन इन क्रिएचर पर काम ही नहीं करता। बॉयड और केनी कम्प्लीटली स्पीचलेस रह गए हैं बिकॉज अब मॉन्स्टर का एंटायर न्यू टाइप इंट्रोड्यूस हो चुका है उनके लिए, और साथ ही यहाँ रह रहे लोगों के लिए भी। मीनवाइल कॉलोनी हाउस में एलिस फातिमा के रूम में होता है, स्टेयरिंग उसी बड़े गोलम को जिसे वो बिल्ड कर रही थी। ऑनेस्टली गोलम का डिजाइन इटसेल्फ क्रीपी लगता है। एलिस पूछता है फातिमा से कि वो एग्जैक्टली क्या कर रही है, और यहाँ फातिमा एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देती है। बचपन में जब वो किसी चीज से डर जाती थी, उसके फादर मैजिकल बींग्स की स्टोरी सुनाते थे, जैसे जिन, विष्णु, कृष्णा, गोलम ऑफ प्राग के बारे में, जो सारी स्टोरीज उसे कंफर्ट और करेज भी देती थी। और साथ ही अब फातिमा का ये बिलीफ है अगर टाउनशिप मॉन्स्टर और नाइटमेयर को रियल बना सकता है तो शायद प्रोटेक्टिव माइथोलॉजी भी रियल बन सकती है। ये थियरी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है जूली और रेंडल की स्टोरी लीकिंग इनटू रियलिटी कॉन्सेप्ट से। एलिस लेटर ये सब बॉयड को एक्सप्लेन करता है। सरप्राइजिंगली आफ्टर एवरीथिंग बॉयड ने ऑलरेडी देखा हुआ है। फातिमा की थियरी उसे कम्प्लीटली इंसेन नहीं लगती। और उसी सेम टाइम पर ईथन विक्टर के रूम में आता है, वो भी तब जब विक्टर येलो सूट मैन की कार को ड्रॉ कर रहा होता है। ईथन रिपीटेडली पूछता है येलो सूट मैन इतना स्कैरी क्यों है। विक्टर इनिशियली उसे रिफ्यूज करता है बिकॉज उसने ऑलरेडी देखा है कि सच बोलने के बाद हेनरी की क्या हालत हुई है, लेकिन स्लोली ईथन उसे ओपन अप करने पर फोर्स करता है, वो भी स्कैरक्रो वाली मॉन्स्टर की बातें बताकर। और फिर विक्टर बात करना शुरू करता है, वो भी मिरेंडा के बारे में। वो बोलता है कि मिरेंडा हमेशा स्माइल करती थी, तभी भी जब वो पूरी तरह टेरिफाइड हो, और उसके अकॉर्डिंग हेनरी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मिरेंडा थी। अब जब हेनरी की बात आई है तो उसी पर आते हैं और हम देख पाते हैं कि हेनरी अब सोफिया का नया टारगेट बन चुका है, क्योंकि वो देखती है कि हेनरी पोस्ट ऑफिस यानी कि शेरिफ ऑफिस में खड़े होकर येलो सूट मैन के सूट को एग्जामिन कर रहा होता है। जब सोफिया उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है पर हेनरी उसे अवॉइड कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोफिया उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे बार की तरफ बढ़ जाती है। और ऑनेस्टली ये पूरा सीन टेरिफाइंग है बिकॉज सोफिया क्लियरली इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम खेल रही होती है, और जब वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वो इंटेंशनली अपने हाथ को कट करती है और सीक्रेटली अपना ब्लड हेनरी की ड्रिंक में मिक्स कर देती है, और हेनरी अननोइंगली वो ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद सोफिया एक डिस्टर्बिंग थियरी प्लान करती है कि व्हाट इफ ये टाउनशिप सिर्फ एक ड्रीम हो। बेसिकली वो ये ट्राई कर रही है हेनरी को कन्विंस करने के लिए कि मे बी कि यहाँ मरने के बाद वो रियल वर्ल्ड में उठ सकता है, लेकिन क्लियरली ये लाई है। अगर डेथ एस्केप होती तो मिरेंडा ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी होती। सोफिया सिंपली हेनरी को मेंटली ब्रेक करना चाहती है, मे बी टू पुश हिम फॉरवर्ड टू सुसाइड या फिर वॉयलेंस की तरफ। और अगेन
ये प्रूव करता है कि सोफिया का फेवरेट वेपन ब्रूटल फोर्स नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। वही एल्सवेयर हम देख पाते हैं कि सारा और जूली सरप्राइजिंगली बॉन्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं। सारा पेंट की बकेट्स लेकर सोफिया के रूम को रीडेकोर करने वाली है और वही जूली उसे हेल्प ऑफर करती है और साथ ही उसे सॉरी भी कहती है उसके बिहेवियर के लिए। और उसी दौरान वो दोनों जेन्युइनली इमोशनल कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। जूली फाइनली एडमिट करती है उसे भी लगता था कि वो जिम को बचा सकती है स्टोरी वॉकिंग करके, बट नाउ शी फील्स वेरी हेल्पलेस, ठीक बाकियों की तरह। सैरा उसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती है और उस फीलिंग को वो जानती है क्योंकि कभी उसने उस वॉइस पर बिलीव किया था, ये कहकर कि वो उसे गाइड कर रही थी। और ऑनेस्टली इस मोमेंट में सारा फाइनली ह्यूमन फील होती है अगेन इंस्टेड ऑफ क्रीपी और अनस्टेबल। और अब बड़े कॉलोनी हाउस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि तेबिता एक्सप्लेन करती है कैसे स्केयरक्रो डॉल्स उसके पास रीइंकार्नेशन के नाइटमेयर से कनेक्टेड थे। कैनी सडनली रिमेम्बर करता है नेथन की उन्हीं ओल्ड थ्योरी को कि जब लोग यहाँ मर जाते हैं तो टाउनशिप उनके नाइटमेयर को सच बना देती है। और इस रियलाइजेशन के स्ट्रेस में डोना सडनली कोलैप्स कर जाती है, उसे हार्ट अटैक आ चुका है। पूरा कॉलोनी हाउस पैनिक में स्प्रेड हो जाता है। बॉयड उसे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करता है और वही कैनी क्रिस्टी और मेरिला को लाने के लिए जाता है और वो लोग डिफाइब्रिलेटर को यूज करके उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। एंड देन फाइनली डोना फिर से उठती है और वहाँ मौजूदा सभी लोग काफी इमोशनल हो चुके हैं। डोना को स्टेबलाइज करने के लिए रूम में शिफ्ट किया जाता है। ईथन कन्विंस है कि डोना मरने वाली है, सो वो अपनी मॉम को इंसिस्ट करता है कि उसे एटलीस्ट गुड बाय कहने के लिए दो। जब वो डोना के पास जाता है, जाकर उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ब्रेव रहेगा। ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द एपिसोड ऑफ मोस्ट इमोशनल मोमेंट। लेटर बॉयड डोना के साइड बेड पर बैठकर क्वाइटली उसे बैक करता है कि प्लीज ऐसे मत जाना। और तब फादर खत्री का गोस्ट फिर से अपीयर होता है। फादर खत्री उसे रिमाइंड करवाता है कि रिगार्डलेस ऑफ डोनास कंडीशन यहाँ मौजूदा और भी लोगों की जान अभी भी खतरे में है और उसके अकॉर्डिंग बॉयड को जेड की उन विजन के बारे में सोचना चाहिए जिसे बॉयड इग्नोर करने की कोशिश करता है। बट सडनली डोना उठ जाती है। बॉयड इंस्टेंटली रिलीव्ड हो जाता है एंड इन्फॉर्म करता है कि सभी लोगों को कि अब डोना स्टेबल है। लेकिन एपिसोड का बिगेस्ट मोमेंट अभी बाकी है। जैसे ही वो कॉलोनी हाउस के बाहर जाता है, फिर से खतरे का गोस्ट उसे पुश करता है कि उसे जेड की थियरी के बारे में सोचना चाहिए और बॉयड फाइनली अपने ब्रेकिंग पॉइंट को रीच करता है और शेड में जाकर वो जैक हैमर लेता है और सीधा बेसमेंट में पहुंच उस वॉल को उस हैमर की मदद से तोड़ देता है जहां जेड ने क्लेम किया था कि यहाँ हिडन डोर एग्जिस्ट करता है। और देन जैसे ही दीवार हटती है तो हम देख पाते हैं कि सच में उस दीवार के पीछे एक रियल दरवाजा है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा जेड ने बताया था, विच मीन्स कि जेड का मशरूम विजन रियल है और सडनली सब कुछ चेंज होने वाला है। और अब दो टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इधर ये हिडन पैसेज उन्हें फाइनली इस टाउन से एस्केप करवाएगा या फिर ये एग्जैक्टली उनके लिए एक ट्रैप हो सकता है। पिछले एपिसोड के एंड में जब बॉयड ने बेसमेंट की दीवार पर स्लेज हैमर मारा था, तब शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जो सच आने वाला है वो टाउनशिप्स के सबसे बड़े राजों में से एक हो सकता है। और इसी तरह दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है, साथ ही हवाओं में पूरी तरह धूल उड़ चुकी है और फिर अंधेरे के पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा सामने आया है। एक ऐसा दरवाजा जिसका जिक्र जेड ने अपने पूरे मशरूम विजन में किया था और यही वो पल था जिसने बॉयड को मजबूर कर दिया कि शायद जेड के विजन हेलुसिनेशन नहीं है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है इसी दरवाजे से। जेड और रैंडल उसे खोलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं, जैसे उसके पीछे कोई चीजें हो जो बाहर नहीं आना चाहती है या फिर कोई ऐसी ताकत जो किसी को अंदर नहीं जाने देना चाहती। जेड को लगता है कि इसका रास्ता टनल की दूसरी साइड से होगा, वही टनल्स जहाँ टाउनशिप के क्रिएचर्स छुप कर रहते हैं, इसलिए वो लोग एहतियात के तौर पर दरवाजे पर एक टेलिस्मैन लगा देते हैं। लेकिन टाउनशिप के अंदर इस वक्त सिर्फ यही मिस्ट्री नहीं चल रही है
बॉयड और कैनी हेनरी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके पास एक ऐसी बात थी जो किसी भी इंसान की पूरी दुनिया हिला सकती है। जब हेनरी नशे की हालत में कॉलोनी हाउस लौटता है, बॉयड उसे सीधा विक्टर के कमरे में ले जाता है और बिना किसी रोल प्ले के साथ सच उसके सामने रख देता है। मिरांडा मरने के बाद वापस आ चुकी है, वो भी तबिता के रूप में। ये सुनते ही हेनरी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और कंफ्यूजन सब एक साथ नजर आते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे कमरे से निकल जाता है और विक्टर भी ये सब कुछ सुनना नहीं चाहता। उसके लिए सबसे बड़ा डर अभी भी मैन इन येलो है क्योंकि विक्टर जानता है कि जब भी वो आदमी वापस आता है, मौत उसके पीछे पीछे दौड़ती चली आती है। नीचे कॉलोनी हाउस में बॉयड सब रेसिडेंट को इख्तिला करता है और रीइंकार्नेशन की थ्योरी एक्सप्लेन भी करने लगता है। हर किसी के चेहरे पर कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग यकीन करना चाहते हैं तो कुछ लोग इसे पागलपन समझते हैं, लेकिन फिर बॉयड उन्हें बेसमेंट वाले दरवाजे के बारे में बताता है, वही दरवाजा जो जेड ने विजन में देखा था। और अब सबके पास एक सवाल था, अगर विजन सच था तो और क्या क्या सच हो सकता है। इसी बीच तबिता अपने घर में जिम के कपड़ों को पकड़कर बैठी होती है, उन्हें स्मेल करके उसे याद करने की कोशिश कर रही होती है। दर्द अभी भी उतना ही ताज़ा है। जूली और ईथन के साथ बात करते हुए जब रीइंकार्नेशन की बात वो सामने रखती है, जूली तुरंत ही इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देती है। उसके हिसाब से टाउनशिप कभी भी किसी की मदद नहीं करता। हर क्लू, हर आंसर्स और हर उम्मीद आखिर में सिर्फ एक ही जगह उन्हें ली जाती है, जो कि मौत की तरफ। लेकिन विक्टर के पास एक और प्लान था। वो तबिता और ईथन को जंक यार्ड ले जाता है, वही जहाँ सालों से पुरानी गाड़ियाँ सड़ रही है और यही उन्हें मिलती है मैन इन येलो की पुरानी कार। जैसे ही विक्टर ग्लव कंपार्टमेंट खोलता है, उसके अंदर उसे एक पाउच मिलता है और उसी पाउच में होता है इंसानों के दांत। एक दो नहीं बल्कि पूरा कलेक्शन, जैसे कोई शिकारी अपनी ट्रॉफी संभाल कर रख रहा हो। और तबिता की नजर पड़ती है मिरांडा की कार पर, बस एक नजर, और अचानक उसके अंदर मिरांडा की यादें जाग उठती है। विक्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। मिरांडा एक लड़के और एक लड़की के साथ टाउनशिप में आई थी और सिर्फ लड़का जिंदा बचा था। अब तबिता भी एक लड़के और एक लड़की के साथ आई हुई है। विक्टर के हिसाब से इसका मतलब साफ है कि सिर्फ ईथन ही बचेगा। और ये सुनते ही ईथन का चेहरे पर वो डर नजर आ जाता है जो शायद किसी भी बच्चे को कभी महसूस नहीं करना चाहिए। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात टाउनशिप ने सबको दिखा दिया कि असली खौफ अभी आना बाकी है। जब विक्टर, तबिता और ईथन को जंक यार्ड से वापस लौट रहे होते हैं, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि टाउनशिप के अंदर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। तबिता सिर्फ तबिता नहीं रही, मिरांडा की यादें उसके अंदर धीरे धीरे जाग रही है और विक्टर को लगने लगता है कि जो कुछ सालों पहले हुआ था वो दोबारा रिपीट होने वाला है। लेकिन सबसे अजीब चीजें हेनरी के साथ हो रही है। जब तबिता विक्टर और ईथन के साथ बाहर गई हुई थी, उसी दौरान हेनरी उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुंचता है। टेबल पर रखी हुई ड्राइंग्स की उसकी नजर जाती है। जैसे ही वो उस तस्वीर को देखना शुरू करता है, अचानक उसकी दुनिया बदल जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो टाउनशिप में नहीं है, वो एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। उसके हाथ में सलाइन ड्रिप्स चढ़ी हुई है, मशीन्स उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रही है और सामने विक्टर खड़ा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। हेनरी झटके से वापस रियलिटी में आता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर साफ लगने लगता है कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था, या शायद किसी ने उसके दिमाग में वो सपना डाल दिया था। इसी बीच कॉलोनी हाउस में बॉयड, जेड और कैनी एक और खतरनाक मिशन की प्लानिंग कर रहे थे। उनका मानना था कि एन क्यूइंग बच्चों की बोन्स टनल के अंदर कहीं छुपी हुई है और अगर उन बोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो शायद टाउनशिप का साइकिल टूट सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टनल्स उन क्रिएचर्स का घर था और जो भी उनके घर में घुसेगा उनके जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं। बॉयड चाहता था कि पहले टनल का पूरा मैप बना लिया जाए, हर एंट्री पॉइंट, हर एग्जिट पॉइंट और हर हिडन पैसेज को समझ आ जाए, क्योंकि बिना प्लानिंग के अंदर जाना मतलब सीधा मौत के मुंह में हाथ डालना जैसा हो। इसी प्लानिंग के दौरान जेड एक
और चीज नोटिस करता है। बॉयड के हाथ पहले से ज्यादा कांप रहे हैं, जैसे उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा हो, लेकिन बॉयड के पास रुकने का वक्त नहीं था, क्योंकि हर गुजरता दिन टाउनशिप को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। और फिर बॉयड के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उसके होश उड़ा दिए हो। एकोस्टा ने उसे एक पुरानी व्यू मास्टर टॉय दिया है। बॉयड बस टाइम पास करने के लिए उससे स्लाइड्स कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसने उसके अंदर झांका, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। अंदर उसकी और एबी की तस्वीर थी, जब दोनों जवान थे, जब टाउनशिप उनकी जिंदगी में आया भी नहीं था। बॉयड उसे देख हैरान रह जाता है, ये फोटो यहाँ कैसे आ सकती है। और जब उसने दोबारा देखा, तस्वीर गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। और टाउनशिप उसे याद दिला रहा हो कि वो उसके बारे में उतना जानता है जितना बॉयड खुद भी नहीं जानता। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि सोफिया चुपचाप सब देख रही थी और उसने बॉयड की बातें सुन भी ली थी। उसने जान लिया था कि बॉयड क्रिएचर को मारने के लिए सेटलमेंट से लाए गए टोटम्स को यूज करने वाला है। और फिर क्या, सोफिया उसके बाद कुछ ऐसा करती है जो इस पूरे एपिसोड को डार्क मोमेंट बन जाता है। वो चिकन कूप तक पहुंचती है, उनके अंदर से एक अंडा चुराती है, फिर सीधा उसी शेड में जा पहुंचती है जहां रॉजर की लाश पड़ी है, और अंदर जाकर खामोशी से किसी अजीब से मंत्र को पढ़कर रॉजर की लाश पर उस अंडे को फोड़ देती है और धीरे से ये कहकर वहां चली जाती है कि अब उठने का वक्त हो चुका है। फिर उस वक्त कुछ नहीं होता, पर टाउनशिप में अक्सर सबसे खतरनाक चीजें वही होती है जो पहले नजर नहीं आती। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी है, रेसिडेंट अपने घरों में बंद होने लगते हैं, टेलिस्मैन चेक किए गए हैं, डोर्स लॉक है और हर कोई एक और रात सरवाइव करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बॉयड की प्लानिंग कुछ और थी। आज रात वो क्रिएचर को टेस्ट करने वाला था। आज रात वो जानने वाला था कि क्या सेटलमेंट के वो टोटम्स मॉन्स्टर को मार सकते हैं या नहीं। और इसी मिशन के लिए कैनी ने खुद को वॉलंटियर किया है। जैसे ही रात होती है, कैनी एक क्रिएचर पर अटैक भी कर देता है। टोटम सीधा उसके अंदर घुस जाते हैं। एक सेकंड के लिए लगता है कि प्लान काम कर गया, लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। क्रिएचर बिल्कुल ठीक था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और तब कैनी को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, क्योंकि अब सारे क्रिएचर उसकी तरफ देख रहे हैं। और उससे भी ज्यादा डर की बात ये है, उन्होंने पहले से ही उसके एस्केप रूट्स को ब्लॉक कर दिए हैं, जैसे उन्हें बॉयड का पूरा प्लान पहले से पता हो। कैनी भागते भागते बस के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे स्माइली क्रिएचर बस के अंदर उसका पीछा करता है और धीरे धीरे स्माइली का चेहरा अपनी असली मॉन्स्टर फॉर्म में बदलने लगता है। सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन उसी वक्त कहीं दूर कॉलोनी हाउस में बैठी फातिमा को कुछ महसूस होता है, एक कनेक्शन, एक अजीब सा रिश्ता। और अचानक स्माइली क्रिएचर रुक जाता है, जैसे किसी ने उस पर कंट्रोल किया हो, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुस गया हो। स्माइली कंफ्यूज हो गया है, साथ ही कमजोर भी पड़ गया है। और इसी मौके का फायदा उठाकर कैनी ने उसे बस के बाहर धक्का दे दिया और टेलिस्मैन एक्टिव कर दिया। उस रात कैनी बच गया, लेकिन टाउनशिप ने एक और राज रिवील कर दिया है। फातिमा सिर्फ स्माइली को देख नहीं सकती, बल्कि उसे कंट्रोल भी कर सकती है। और अगर ये सच है, तो पहली बार इंसानों के पास मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक असली वेपन आ चुका है। लेकिन हर पावर की एक कीमत होती है, और मुझे लगता है बहुत जल्द टाउनशिप फातिमा से वो कीमत वसूल करने वाला है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस सिचुएशन से, जहां बॉयड ने फाइनली टाउनशिप के सामने रीइंकार्नेशन थ्योरी रिवील कर दी है। उसका मानना है कि इन कोई बच्चों की बोन्स को डिस्ट्रॉय करना ही इस नाइटमेयर से बाहर निकलने का एक रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि ऑलमोस्ट कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हेनरी बीच मीटिंग में आकर उसकी थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। हेनरी को लगता है कि मिरांडा का तबियता के रूप में रीइंकार्नेशन होना सिर्फ एक पागलपन है। दूसरी तरफ तेबिता और ईथन जूली को लाइफ साइज डॉल्स और रीइंकार्नेशन की थ्योरी के बारे में बताते हैं, लेकिन जूली ऑलरेडी अपनी स्टोरी वॉकिंग थ्योरी फेल होने के कारण काफी फ्रस्ट्रेटेड है, जिस वजह से वो इन सब बातों से दूर भागकर एल्जिन के साथ ड्रग्स लेना चालू कर देती है। और बॉयड 3 अलग अलग प्लान्स बनाता है, जिसमें पहला है जेड को अंडरग्राउंड टनल्स का मैप बनाना होगा ताकि वो लोग बोन्स तक सेफली पहुंच
पहुंच जाए। दूसरा, एकोस्टा और उसकी टीम कॉलोनी हाउस और डाइनर में रखे हर आइटम को चेक करेगी ताकि उन्हें येलो मैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और तीसरा, रात को सेटलमेंट से लाए गए टोटम को यूज करके मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। कैनी एक क्रिएचर पर टोटम यूज तो करता है लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। स्माइली क्रिएचर उस पर ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला होता है कि तबीता का मिस्टीरियस कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है और वो उस क्रिएचर को कंट्रोल करके कैनी की जान बचा लेती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टोटम मॉन्स्टर पर काम नहीं करता, लेकिन जब रीएनिमेटेड रॉजर्स कॉलोनी हाउस में घुस आता है तो एल्जीन उसी टोटम को यूज करता है उसे मारने के लिए। यही से एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि टेलिस्मैन नॉर्मल क्रिएचर को रोक सकते हैं लेकिन रीएनिमेटेड लोगों और लेक के डॉल्स पर ये काम नहीं करते, और वही टोटम्स डॉल्स और रीएनिमेटेड ह्यूमंस को मार सकते हैं लेकिन मॉन्स्टर पर ये बिल्कुल काम नहीं करते। और वही अनफॉर्चुनेटली बॉयड और डोना इस हिंट को समझ ही नहीं पाते। इसके बाद फातिमा अपने सबसे शॉकिंग सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि वो स्माइली क्रिएचर की आंखों से देख सकती है और उसको कंट्रोल भी कर सकती है, पर इसका साइड इफेक्ट भी सामने आता है। उसके स्टमक पर अजीब वेन्स लाइक पैटर्न्स बनने लगते हैं जो देखकर सब डर जाते हैं। बॉयड तुरंत उसे क्लिनिक भेजता है और खुद जेड के पास टनल मैपिंग देखने चला जाता है। जेड ने ट्यूब्स और किचन के बर्तन यूज करके एक क्रिएटिव टनल मैप बनाया होता है। शुरू में बॉयड उसे देख काफी इम्प्रेस होता है लेकिन उसे जब ये पता चलता है कि बोन्स वाले ग्रेव तक सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसका कहना है कि अगर अंदर जाकर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ना मिले तो सारे लोग मॉन्स्टर के हाथ मारे जाएंगे। कैनी बॉयड को समझाता है कि परफेक्ट प्लान कभी नहीं मिलेगा, लेकिन बॉयड किसी भी रिस्क के लिए रेडी नहीं है। इसी बीच जेड फ्रस्ट्रेशन में अपना पूरा मैप तोड़ देता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसने ग्रेवयार्ड के ऊपर बॉटल ट्री देखा था। उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। अगर बॉटल ट्री को उखाड़ दिया जाए तो सीधा बोन्स तक पहुंचा जा सकता है। जेड जाके ये आइडिया बॉयड को बताता है, तब भी बॉयड सेटिस्फाइड नहीं होता। उसे प्लान बी और प्लान सी भी चाहिए। इसी बात पर जेड का पेशेंस टूट जाता है और दोनों के बीच बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बॉयड जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ उसे एक हॉरिफाइंग विजन दिखता है। उस विजन में कैनी, जेड, डोना, एलिस और तबीता सब गोली से मरे हुए नजर आते हैं और लगता है जैसे एबी ही उन सबकी किलर हो, लेकिन फिर एबी खुद भी खून की उल्टियां करने लगी है, जिससे हिंट मिलता है कि शायद असली किलर बॉयड खुद है। विजन खत्म होते ही बॉयड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है। बाद में उसे फादर खत्री का गोश्त मिलता है जो उसे एक पेनफुल सच बताता है। सिर्फ एबी को मार देने का गिल्ट लेकर हर रेसिडेंट को बचाने की जिम्मेदारी उठाना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग मरेगी ही और बॉयड को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उधर क्लिनिक में क्रिस्टी और मैरी फातिमा की कंडीशन चेक कर रहे हैं। शॉक तब लगता है जब रिपोर्ट्स दिखाती है कि टेक्निकली फातिमा की बॉडी डेड जैसी बिहेव कर रही है। उसके वाइटल्स इतने खराब हैं कि मेडिकली वो एक वॉकिंग कॉर्प्स बन चुकी है, फिर भी वो चल रही है, बात कर रही है और मॉन्स्टर को कंट्रोल भी कर सकती है। ये हिंट देता है कि शायद हम पहली बार देख रहे हैं कि एक इंसान कैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है। अब सीन शिफ्ट होता है हेनरी की तरफ। वो डाइनर में काम करते वक्त बार बार एक केयर फैसिलिटी के विजन को देखने लगता है। उस विजन में विक्टर और उसका ग्रैंडसन सेबेस्टियन उसके साथ होते हैं। एक नर्स उसे ये कहती है कि अगर वो परमानेंटली इस हैप्पी रियलिटी में रहना चाहता है तो उसे एक काम करना होगा, उसे विक्टर को मारना होगा। यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये नर्स एक्चुअल में मैन इन येलो का डिस्गाइज है जो हेनरी को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि एक बाप खुद अपने बेटे का खून करे। और शायद इसी इमोशनल ट्रेजेडी से येलो सूट मैन को पावर मिलती है। एपिसोड के फाइनल लैक में तबीता ईथन को विक्टर के पास ले जाती है। विक्टर ईथन को प्रिपेयर कर रहा होता है कि अगर सब लोग मर गए और सिर्फ वो बचा तो कैसे सरवाइव करना होगा। तबीता इस बात से पैनिक हो जाती है लेकिन विक्टर क्लियरली बोलता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। उससे पहले ही एक बड़ा मैसेकर सरवाइव किया है और वो जानता है कि क्या क्या हो सकता है। फाइनली तबीता घर लौट
आउट आती है। फोन बजता है, दूसरी तरफ उसे थॉमस की आवाज आती है। वो कहता है कि अगर तबिता आरवी के पास नहीं आई तो जूली और ईथन को नुकसान पहुंचेगा। तबिता जानती है कि ये ट्रैप है, फिर भी वो आरवी तक पहुंच जाती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है सबसे डेंजरस विलन से, द मैन इन येलो से। मैन इन येलो उसे बताता है कि वो अभी इसी वक्त उसे मार सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। उसे देखना है कि तबिता और जेड कितना क्लोज पहुंच सकते हैं, वो भी एग्जिट ढूंढने के लिए। फिर वो एक और माइंड गेम खेलता है। वो कहता है कि किसी ने कभी उन बोन्स को डिग अप करने का सोचा ही नहीं, हो सकता है वही उनकी फ्रीडम की हो। लेकिन अगले ही सेकंड वो वार्निंग भी देता है, अगर बोन्स को निकाला गया तो उसका रिजल्ट बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो भी सकता है। अब सवाल ये है कि मैन इन येलो झूठ बोल रहा है ताकि रेसिडेंट बोन्स को ना छेड़े, या फिर वो सच में उन्हें वार्न कर रहा है कि बोन्स के साथ छेड़छाड़ करना और भी बड़ा डिजास्टर ला सकता है। यही सस्पेंस एपिसोड 8 को एक माइंड ब्लोइंग क्लिफ हैंगर पर खत्म करता है। एपिसोड की शुरुआत ही एक अजीब सी टेंशन के साथ होती है। नाम है द काम बिफोर, लेकिन फ्रॉम विले में कुछ भी काम नहीं है। हर किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तबिता सीधा बॉयड के पास पहुंचती है और घबराकर बताती है कि मैन इन येलो वापस आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके घर के अंदर भी आ चुका था और ईथन की ड्राइंग्स लेकर चला गया। इस बात से तबिता को समझ आ जाता है कि अगर मैन इन येलो प्रोटेक्टेड हाउस के अंदर आ सकता है तो फिर टेलिस्मन्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉयड पहले की तरह वेट करने के मूड में नहीं होता। वो मान लेता है कि परफेक्ट प्लान कभी नहीं मिलेगा। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे उसमें लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इसी वजह से सब मिलकर टनल्स में जाकर मिस्टीरियस बोन निकालने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मैन इन येलो दोबारा सोफिया का रूप ले लेता है और चुपचाप सबके बीच घूमकर उनका प्लान फेल करने की तैयारी करता है। वो क्लारा से मिलता है और उसे याद दिलाता है कि उनके बीच जो डील हुई थी उसका वक्त आ गया है। बातों ही बातों में मैन इन येलो एक इम्पोर्टेंट हिंट भी दे देता है। वो कहता है कि बोन्स तक पहुंचना सही डायरेक्शन है, लेकिन ये जगह रिचुअल्स पर बनी है। सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से करना भी जरूरी होता है। जब तक बॉयड और उसकी टीम गलत तरीके से रिचुअल करेगी, उसे उन्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सोफिया क्लारा की एक ब्लड पैच करती है। इस रिचुअल के बाद मैन इन येलो का असर क्लारा के अंदर भी उतरने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हेनरी के साथ हुआ था। फिर क्लारा अपने इन्फेक्टेड ब्लड की कुछ बूंद एक फ्लास्क में डालती है और फातिमा को ये बोलती है कि उसने उसके लिए उनके परिवार का पुराना नुस्खा बनाया है ताकि उससे उसकी तबीयत ठीक रहे। बेचारी फातिमा बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है, लेकिन रात होते ही उसकी हालत अचानक खराब होने लगती है। उसके पेट में दर्द अनबेरेबल शुरू हो जाता है और उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। ये देखकर लगता है कि शायद वो धीरे धीरे वो किमोनो वुमन में ट्रांसफॉर्म हो रही है और क्लारा का ब्लड उस प्रोसेस को और भी तेज कर रहा है। और दूसरी तरफ सोफिया डायनर में रोप लैडर बनाने में मदद करने का नाटक करती है, लेकिन चुपके से उस लैडर को सैबोटाज भी कर देती है ताकि जब असली मिशन शुरू हो तो सब लोग फंस जाएं। कुछ देर बाद एल्जिन को डायनर के पीछे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें सोफिया पहले की किसी साइकिल में भी नजर आ रही होती है। जब एल्जिन उसे सवाल करता है तो सोफिया सच बोल देती है। वो बताती है कि वो सिर्फ उन लोगों का रूप ले सकती है जो इस टाउन में मर चुके हैं। एल्जिन अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि क्लारा चुपके से डायनर का दरवाजा बंद कर देती है। एल्जिन अंदर ही फंस जाता है और एपिसोड हमें नहीं दिखाता कि उसके साथ आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। इसी बीच हेनरी अब मैन इन येलो के इन्फ्लुएंस में जी रहा होता है। उसे बार बार एक परफेक्ट और खुशहाल अल्टरनेट लाइफ दिखाई देती है। उस दुनिया में विक्टर भी होता है और हेनरी को समझाता रहता है कि अगर वो इस सपने को हमेशा के लिए सच बनाना चाहता है तो उसे अपनी असली दुनिया से रिश्ते तोड़ने होंगे और उसका मतलब सिर्फ एक है, विक्टर को मारना होगा। दूसरी तरफ विक्टर की मुलाकात बॉइन वाइट से होती है जो उसे इस बात के लिए वार्न कर रहा है कि किसी भी हाल में बॉटल ट्री को मत गिरने देना क्योंकि वो बहुत
ज्यादा जरूरी है। विक्टर भागकर बॉयड और बाकी लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयड उसे हैंडकफ कर उसकी बातों को मानने से मना कर देता है। उसका मानना ये है कि बॉय इन येलो भी उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। जब विक्टर जिद करता है तो वो उसे केनी के साथ भेज देता है ताकि उनके मिशन में कोई भी रुकावटें न आए। इस सब के बीच तबिता में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पहले जो हर बात पर डाउट करती थी, अब वो फाइनली बिलीव करना शुरू कर देती है। वो ईथन और जूली को बताती है कि शायद मैन इन येलो ने जिम को इसीलिए मारा है क्योंकि तबिता और जेड अपनी असली इम्पोर्टेंस समझने लगे थे। जूली भी पहली बार अपनी स्टोरी वॉकिंग पावर का राज तबिता को बताती है। हैरानी की बात ये होती है कि तबिता उसकी बात पर बिल्कुल डाउट नहीं करती। तबिता जब परेशान होती है तब ईथन उसे एक एडवाइस देता है कि डरना बंद करो। ईथन कहता है कि फ्रॉम विले लोगों को इतना डरा देता है कि वो उन चीजों पर भरोसा ही नहीं करते जो उनकी मदद कर सकती है। ये बात सुनते ही तबिता को अचानक गोस्ट चिल्ड्रन नजर आने लगते हैं। सब बच्चे उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं और उस पल में उसे समझ आ जाता है कि बोन्स रिट्रीव करने के लिए सिर्फ उसे और जेड को ही टनल में जाना चाहिए। उसका ये भी मानना है कि टेलिस्मन पर बने दो फिगर्स असल में वही दोनों हैं और रिचुअल भी तभी ही काम करेगा जब सिर्फ ये दोनों लोग उसे कंप्लीट करेंगे। जब क्लैरा ये बात सोफिया को बताती है तो पहली बार सोफिया के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आती है क्योंकि मैन इन येलो का पूरा प्लान उल्टा पड़ सकता है। आखिरकार मिशन शुरू होता है। तबिता और जेड सिर्फ एक प्लास्टिक और एक टेलिस्मैन की मदद से डेंजरस टनल में उतरते हैं, जबकि बाहर बॉयड और उनकी टीम बॉटल ट्री को उखाड़ने की तैयारी करती है। लंबी तलाश के बाद जेड और तबिता एक बड़े पत्थर के नीचे छिपी हुई शैलो ग्रेव तक पहुंच जाते हैं और फाइनली उन मिस्टीरियस बोन्स को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो रहा है, मुसीबत एक साथ हर तरफ से टूट पड़ती है। टनल के बाहर क्रिएचर्स पहुंच चुके हैं। रोप लैडर पहले से ही सैबोटाज हो चुकी है। बॉटल ट्री को उखाड़ना शायद बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हेनरी शायद विक्टर को मारने ही वाला होता है। एल्जिन की किस्मत का किसी को पता नहीं होता और फातिमा धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलती हुई नजर आती है। इसी खौफनाक क्लिफहैंगर के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। फ्रॉम सीजन 4 फिनाले वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 9 खत्म हुआ था। जेड और तबिता अभी भी केविन ऑफ बुक्स के अंदर फंसे हुए होते हैं। उनके पास एक टेलिस्मैन और सिर्फ बहुत पतला सा शीट होता है जो क्रिएचर से उनकी टेम्पररी प्रोटेक्शन करता है। सरप्राइजिंगली क्रिएचर्स टेलिस्मैन की वजह से उनके पास नहीं आते, जिसकी वजह से जेड और तबिता को थोड़ा वक्त मिल जाता है कि वो केव के अंदर पड़े हुए सारी बोन्स को 2 बैग्स में भर सके। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बॉटल ऑफ 3 का जिक्र होता है। दोनों को समझ आ जाता है कि अगर बोन्स को बाहर निकालना है तो किसी न किसी का सैक्रिफाइस देना जरूरी है। जेड डिसाइड करता है कि वो खुद पीछे रुकेगा और क्रिएचर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचकर तबिता को यहाँ से भागने का मौका देगा। नेचुरली तबिता इस प्लान के खिलाफ होती है। वो जेड को छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। दोनों रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजते हैं और जैसे ही बाहर से बॉटल ऑफ 3 को उखाड़ा जाता है, सब कुछ इंस्टेंटली बदल जाता है। बॉटल ट्री के गिरते ही क्रिएचर एक्टिव हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि बॉटल ऑफ ट्री के नीचे एक होल खुल जाता है, जिस वजह से ब्राइट लाइट सीधा केव की तरफ पड़ती है और उस कारण क्रिएचर्स रोशनी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। कुछ मोमेंट के लिए लगता है शायद प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन सोफिया ने पहले ही रोप लैडर को सैबोटाज कर दिया था। इस वजह से जेड और तबिता केव के बाहर निकल ही नहीं पाते और अंदर ही फंस जाते हैं। सिचुएशन और भी डेंजरस तब हो जाती है जब दोपहर के बीच अचानक आसमान अंधेरे में बदल जाता है। दिन के टाइम ही रात जैसा माहौल हो जाता है, जिसका मतलब क्रिएचर्स अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। जेड और तबिता बचने के लिए केव के अंदर एक छोटी सी क्रैक से और भी गहरी टनल में चले जाते हैं। इसी बीच एक पावरफुल अर्थक्वेक शुरू हो जाता है जो सिर्फ टनल्स ही नहीं बल्कि पूरे फ्रॉम विले को हिला देता है। हर जगह बिल्डिंग हिल रही होती है और स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होने लगते हैं। और इतने टाइम से हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मिंग फातिमा क्लिनिक में ही
मैरी को मार देगी, लेकिन हमें यहाँ एक ट्विस्ट मिलता है। मैरी को फातिमा नहीं बल्कि स्माइली खत्म कर देता है। अर्थक्वेक की वजह से क्लिनिक के एंट्रेंस पर लगा हुआ टेलिस्मैन अपनी जगह से गिर जाता है और प्रोटेक्शन खत्म होते ही स्माइली सीधा अंदर घुस आता है। फातिमा उस वक्त एक हॉरिफाइंग चीज एक्सपीरियंस करती है। वो स्माइली को उसकी अपनी आंखों से देख रही होती है, जैसे उसका कनेक्शन क्रिएचर्स के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया हो। ये सीन टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। स्माइली क्लिनिक के अंदर मारिया और फातिमा को एक साइड रूम में कॉर्नर कर देता है। जब स्माइली अपनी क्रिएचर फॉर्म में जोर से स्क्रीम करता है, तब फातिमा भी बिना कंट्रोल के बिल्कुल उसी तरह स्क्रीम करने लगती है। इस मोमेंट से ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि फातिमा ग्रेजुअली क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है, फातिमा की मोनो वुमन नहीं बल्कि वो क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो बस क्रिएचर की रेस का हिस्सा बन रही है। और स्माइली मैरी को ब्रूटली डिसएम्बाउल कर देता है, लेकिन फातिमा को बिल्कुल टच भी नहीं करता। उसको इंस्टेड वो सिर्फ एक शब्द बोलता है जो कि मदर है। इसी एक वर्ड से हमें पता चलता है कि फातिमा का क्रिएचर के साथ कनेक्शन एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा गहरा है। इसी वक्त क्रिस्टी, एलिस और रैंडल क्लिनिक के बाहर पहुंचते हैं। वो स्माइली को खुशी से बाहर निकलते हुए देखते हैं और अंदर जाकर मैरी को खून से लथपथाते हैं। अपनी आखिरी सांसों में मैरी क्रिस्टी को गुड बाय किस करने के लिए कहती है। उसे गुड बाय कहते ही वो क्रिस्टी के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। ये फिनाले के सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक है। थोड़ी देर बाद बॉयड क्लिनिक पहुंचता है। उससे पहले वो पैटी को सुसाइड करने से रोक रहा था, जो डर के मारे खुद को गोली मारने ही वाली थी। बॉयड क्रिस्टी को कंसोल करता है क्योंकि वो खुद पहले भी अपने करीबी लोगों को ऐसे ही नाइटमेयर में खो चुका है और उसका दर्द वो समझ सकता है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले एपिसोड में एल्जिन को लेकर काफी मजाक बना था, लेकिन फाइनली हम देख पाते हैं कि उसका कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेडली हीरोइक बन जाता है। सोफिया डाइनर में उसके पास आती है और उसे टेम्पटिंग ऑफर देती है। वो प्रॉमिस करती है कि अगर एल्जिन उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे घर वापस भेज देगी, लेकिन इस बार एल्जिन उसकी बातों में नहीं आता। वो डील एक्सेप्ट करने के बजाय भगवान से प्रार्थना करता है कि सोफिया के साथ देने से सीधा वो मरना पसंद करेगा। सोफिया गुस्से में आ जाती है और एल्जिन को एक अजीब और हॉरिफाइंग तरीके से खत्म कर देती है। वो उसके दोनों हाथों को जोर से स्क्वीज करती है, जिस वजह से एल्जिन के आंख और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह एल्जिन की डेथ हो जाती है। उसने कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय मरना चूज किया। और सोफिया क्लारा को बताती है कि दिन के बीच आसमान का अंधेरे में बदल जाना एक सिग्नल है कि एंड शुरू हो चुका है। वो कहती है अब वो मैच जलाने वाली है जो पूरी जगह को बर्बाद कर देगी। इस प्लान का पहला स्टेप होता है फ्रॉम विले के सारे टेलिस्मैन चुरा लेना। और जब पूरा टाउन अर्थक्वेक और कियोस में बिजी होता है, तब सोफिया अलग अलग घरों में जाकर क्वाइटली टेलिस्मैन चुरा लेती है। क्लारा भी उसकी मदद करती है। एपिसोड के एंड तक ऑलमोस्ट पूरा फ्रॉम विले अपने सारी मैजिकल प्रोटेक्शन खो देता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि किसी रेसिडेंट को इसका पता भी नहीं चलता। पूरा टाउन अब क्रीचर्स के सामने कम्प्लीटली डिफेंसलेस बन चुका है। और जैसे कि हमने एंटायर सीजन में देखा कि किस तरह हेनरी विक्टर से बचता आ रहा है और साथ ही उसे मारने का प्लान भी बना रहा है, फिनाले भी कुछ देर तक हमें एग्जैक्टली वही बिलीव करवाता है। स्काई डार्क होते ही हेनरी का मन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फ्रॉम विले एक्चुअली रियल नहीं है। उसे अपनी सपोजिटली रियल वर्ल्ड की मेमोरीज याद आने लगी है। उसे याद आता है कि रियल विक्टर ने उसे कहा था जब तुम मान लोगे कि ये ड्रीम रियल नहीं है, तब ये तुम्हें खुद उसे बाहर निकलने का तरीका दे देगा। इसी बीच हेनरी को विक्टर के लंच बॉक्स में गन्स की बुलेट्स मिलती हैं। जॉना उसे बताती है कि रिवॉल्वर शेरिफ स्टेशन में होगा। हेनरी वहाँ से गन लेकर विक्टर के रूम में पहुँच जाता है। विक्टर रूम में एंटर करता है तो देखता है कि उसका फादर उस पर गन ताने खड़ा है। सिचुएशन और टेंस तब हो जाती है जब ईथन रूम में आता है। गन
कंफ्यूज्ड हेनरी कुछ सेकंड के लिए गन ईथन की तरफ कर देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर विक्टर हेनरी को डिसआर्म कर देता है और इसी तरह दोनों बच जाते हैं। लेकिन क्लियरली फादर और सन के बीच बहुत सारी अनरिजॉल्व बातें अब बाकी हैं। और वही बॉटल ट्री को उखाड़ने के बाद उस जगह से रेड लाइटनिंग आसमान की तरफ शूट होने लगती है। पूरे स्काई में वायलेंट स्टॉर्म शुरू हो जाते हैं। जेड और तेबिता के वापस ना आने की वजह से सब लोग टेंशन में चले जाते हैं। हाउसेस के कबर्ड्स डोर अपने आप जोर जोर से बंद और खुलने लगते हैं। ईथन सबसे ज्यादा पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला रह जाएगा। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन फिनाले के स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक होता है। लेकिन फाइनली जेड और तेबिता रेडियो के थ्रू बॉयड को कांटेक्ट कर पाते हैं। बॉयड तुरंत रेस्क्यू मिशन ऑर्गेनाइज करता है। उसके साथ एलिस और फातिमा भी टनल में उतरते हैं। इसी मिशन के दौरान फातिमा अपने क्रिएचर्स के साथ कनेक्शन सबके सामने रिवील करती है। काफी सर्चिंग के बाद वो जेड और तेबिता को एक छोटे से प्रोटेक्टेड नोक में ढूंढ लेते हैं, जिसके एंट्रेंस पर बोन गेट बना होता है। बॉयड गन चलाकर उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन तब तक क्रिएचर उनकी तरफ आ चुके होते हैं। एस्केप इम्पॉसिबल लगता है। तब फातिमा सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देती है। वो खुद पीछे रुकने का डिसीजन लेती है। जैसे ही बाकी लोग भागने लगते हैं तो फातिमा पूरी तरह क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और क्रिएचर के सामने खड़ी होकर उन्हीं की तरह जोर जोर से स्क्रीम करती है। उसके इस सेक्रीफाइस की वजह से बॉयड, एलिस, जेड और तेबिता टनल से सेफली बाहर निकल आते हैं। पर साथ ही फातिमा का फाइनल फेट अभी भी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है और एपिसोड के फाइनल लास्ट सीन में ये रिवील होता है कि सोफिया यानी कि मैन इन येलो और बॉय इन व्हाइट एक दूसरे के अपोजिट साइड पर खड़े हैं और काफी टाइम से किसी सुपरनैचुरल बैटल का हिस्सा है। सोफिया कैजुअली जंगल में चल रही होती है। उसके हाथ में वो बैग होता है जिसमें फ्रॉम विले के सारे स्टोलन टेलिस्मैन होते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात बॉय इन व्हाइट से होती है, जो उसे कहता है कि उसके पास बोन्स है। इसका मतलब ये इम्प्लाई होता है कि बोन्स फ्यूचर में उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वेपन या फिर एडवांटेज बन सकते हैं। सोफिया इमीडिएटली उसे जवाब देती है बॉटल ट्री अब नहीं रहा। ये क्लियरली दिखता है कि बॉटल ट्री डिस्ट्रॉय होना उसका प्लान का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बॉय इन व्हाइट उसे कॉन्फिडेंटली बोलता है कि इस बार तुम नहीं जीतोगे। सोफिया मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती है आई गेस विल सी, और फिर वो पूरा बैग उठाकर सारे टेलिस्मैन को एक फेयरवे ट्री के अंदर गिरा देती है। इसी मूवमेंट के साथ एपिसोड और सीजन 4 यही खत्म होता है। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।